वेलकम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आपने जो बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसकी दोनों क्लासेज है जो देख चुके हो। अब हम जो आज जो है वो ओरिजिनली फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो शुरू करेंगे। तो सर पहले जो दो थे वो क्या थे? वो एक्चुअल में हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी चैप्टर पढ़ा था, मतलब कि पैसे को फ्यूचर वैल्यू में कैसे लेके जाते हैं, प्रेजेंट वैल्यू में कैसे लेके जाते हैं। जो कॉन्सेप्ट आपका थ्रू आउट द FM आपका चलता रहेगा। यहाँ जो भी फॉर्मूले बने वो फॉर्मूले जब आपको देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये उसी के हिसाब से बने, फाइनेंस टाइम वैल्यू ऑफ मनी के हिसाब से बने। क्योंकि FM जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है ये थोड़ा सा अलग है। ये क्या कहता है, देखो अकाउंट्स जो है वो अकाउंट्स उसमें डिसीजन बहुत कम है। उसके अंदर सेट प्रिंसिपल और रूल्स है। ट्रांजैक्शन हो गया और ट्रांजैक्शन होने के बाद में वो क्या करेगा, रिकॉर्ड करेगा। तो वो सारा किस पे चलता है, पास्ट पे चलता है, कि जो पास्ट में हो चुका है उसको रिकॉर्ड कर रहा है। समझ आ रही बात? वहाँ कोई डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं, वहाँ सिर्फ पास्ट में जो हुआ उस ट्रांजैक्शन को हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर है? तो अगर जैसे आप बिजनेसमैन हो, आप खुद बिजनेस कर रहे हो, तो आप अकाउंट्स में ज़्यादा बिलीव नहीं करोगे, मतलब उससे ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करोगे। आप जो है एक्चुअल में आपने बिज़नेस जो है वो किसके लिए किया है, पैसों के लिए किया है। तो आप जो आपका जो मेन कंसर्न होगा वो किससे रिलेटेड होगा, पैसों से रिलेटेड होगा। और FM जो वो किससे रिलेटेड है, पैसों से रिलेटेड है, फाइनेंस से रिलेटेड है। और ये जो है ये किसके बारे में बात करेगा, आज और आने वाले टाइम के अंदर पैसे जो आएगा और जो पैसा जाएगा उसके बारे में बात करेगा। समझ पा रहे बात? ये ऐसा नहीं करेगा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करो या नहीं करो, ये डिसीजन लेगा कि हमें ये प्रोजेक्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, हमें यहाँ से पैसा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इस बारे में बात करेगा। तो सीधी सी बात है, पैसा लेना चाहिए या पैसा नहीं लेना चाहिए, उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हमें फ़ायदा है तो पैसा लेंगे, अगर फ़ायदा नहीं है तो नहीं लेंगे। अगर कहीं पैसा लगाना है तो उसमें देखेंगे कि अगर एक्चुअल के अंदर क्या है, मधुमक्खी ने आज थोड़ा सा किस कर लिया यहाँ पर, उस वजह से पूरा अंगुली सूज चुकी है। तो उसमें क्या है कि भाई इन्वेस्ट करेंगे और अगर हमें अच्छा रिटर्न मिल रहा है तो हम फ़ायदा हो रहा है तो हम वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे। क्लियर है? तो सर FM का बेसिक मेनली FM में होता क्या क्या? देखो FM तीन बातें करता है, तीन मेन डिसीजन FM के, फाइनेंस के तीन डिसीजन है मेन। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक्चुअली इसके मेन जो है वो तीन डिसीजन है। पहला डिसीजन किससे रिलेटेड है कि पैसा ले कहाँ से, जैसे हम क्या कहते हैं फाइनेंशियल डिसीजन, जैसे हम क्या कहते हैं फाइनेंशियल डिसीजन। फिर जो पैसा लिया है उसको लगाएं काम, तो सेकंड होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। और थर्ड जो है वो हम क्या करते हैं, डिविडेंड डिसीजन। मेनली FM जो है वो इन तीन के बारे में बात करता है। अब देखो देखने में और कहने में ये कहा जाता है कि पहले हम फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं। इन्वेस्टमेंट डिसीजन मतलब जैसे हमारे पास कोई लेके आया कि भाई साहब ये स्कीम है या ये प्रोजेक्ट है, इसके अंदर आपको इतना पैसा लगाना है। फिर जैसे सपोज 5 लाख लगाना है और फिर आपको पहले साल में 1 लाख मिलेंगे, फिर 2 लाख मिलेंगे, फिर तीसरे साल में 2 लाख मिलेंगे, चौथे साल में 1 लाख मिलेंगे और 5वें साल में 2 लाख रुपए मिलेंगे। अब उन्होंने ये आपको स्कीम बताई, ठीक है, तो अब तय करोगे कि भाई मैं इसमें पैसा लगाऊं या नहीं लगाऊं। समझ पा रहे बात? तो आपको देखना होगा कि एक्चुअल के अंदर आपको इससे बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, आपने जितने पैसे लगाए उससे कुछ ज़्यादा पैसा रियलाइज़ हो रहा है या नहीं हो रहा है। समझ आ रही बात? अगर आपको पैसा ज़्यादा रियलाइज़ हो रहा है तो उस केस के अंदर आप क्या करोगे, प्रोजेक्ट को अप्रूव कर दोगे। अगर आपको जितना पैसा लगा रहे हो उतना पैसा नहीं मिल रहा तो उस केस में प्रोजेक्ट को क्या करोगे, मना कर दोगे। समझ आ रही बात? अब सपोज आपने कहा कि हम प्रोजेक्ट को अप्रूव करेंगे, तो फिर सेकंड चीज़ आती है कि पैसा कहाँ से लाया जाए। फिर हम फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं कि भाई पैसा कहाँ से लाया जाए, किस सोर्स से लेके जाए, जो जहाँ सबसे सस्ता पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट डिसीजन होगा जहाँ हमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा, वो प्रोजेक्ट सेलेक्ट करेंगे। और फाइनेंशियल डिसीजन में जो सबसे हमारे लिए सस्ता पड़ेगा उसको, फाइनेंस वाले पार्ट को हम क्या करेंगे, अपने लिए लेके आएंगे, वहाँ से पैसा लेके आएंगे। और डिविडेंड डिसीजन क्या है, हमने सारा कुछ कर लिया, प्रॉफिट कमाया कंपनी ने, अब उस प्रॉफिट में से कितना पैसा है जो हम रोक के रखें और कितना पैसा है जो अपने शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर दें, उससे रिलेटेड हमें जो डिसीजन लेंगे वो कौन सा डिसीजन होगा, डिविडेंड डिसीजन। अब उसमें अलग अलग लोगों ने अलग अलग थ्योरी दी। किसी ने कहा कि
कितना ही डिविडेंड दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी ने कहा डिविडेंड कम दो, किसी ने कहा ज़्यादा दो, अलग अलग लोग अलग अलग थ्योरी है, ठीक है। तो वो उससे रिलेटेड है। तो आपके जो सारे चैप्टर है वो मेनली इन 3 डिसीजन के अंदर सारे चैप्टर जो कवर हो जाएंगे। आपके सिर्फ 2 टॉपिक है जो बचेंगे, एक तो कौन सा, रेशियो और मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, ये इन 3 डिसीजन के अलावा और है जो आपको और पढ़ना है। बाकी जो है वो तीनों ये डिसीजन है, ये तीनों डिसीजन आपके कंप्लीट हो जाएंगे तो आपका सारा कुछ पोर्शन है जो कवर हो जाएगा। अब सर और इसके अंदर क्या चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर देखो अकाउंट्स के जैसा नहीं है कि नॉन कैश एक्सपेंस जो है उनको भी हम कंसिडर करेंगे, यहाँ सिर्फ पैसे को कंसिडर करेंगे, पैसा कितना आया और पैसा कितना गया, सिर्फ यही चीज़ है जो कंसिडर करेंगे, पैसा कितना आ रहा है और पैसा कितना जा रहा है, क्लियर है। और सेकंड हम क्या करेंगे, मेन इसके अंदर आएगा टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अकाउंट्स जो है वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर नहीं करता है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी मतलब आज 1 लाख रुपए और 1 साल बाद के 1 लाख रुपए दोनों बराबर नहीं है, समझ आ रही बात। क्योंकि आज के 1 लाख रुपए में आप जो चीज़ें खरीद सकते हो वो 1 साल बाद के 1 लाख रुपए में उतनी चीज़ें नहीं खरीद पाओगे, क्योंकि इन्फ्लेशन हो जाएगा, प्राइजें बढ़ जाएगी, ठीक है। और 1 लाख रुपए अगर सपोज आप बैंक के अंदर रखते हो 10% ब्याज है, तो ये 1 लाख की कितना बन जाएगी 1 साल बाद, 1,10,000। तो आज का 1 लाख और 1 साल बाद का 1,10,000 बराबर हो सकते हैं, लेकिन आज का 1 लाख और 1 साल बाद का 1 लाख रुपये बराबर नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये FM जो है वो इसको भी कंसिडर करता है, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन को अपने को समझने से पहले क्या करना होगा, कुछ है जो देखना होगा कि इस चैप्टर के अंदर है क्या। पहले तो ये देख लेते हैं कि सबसे पहले इसके अंदर आएगा प्रोजेक्टेड कैश फ्लो। प्रोजेक्टेड कैश फ्लो किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं, किस तरीके से पता करते हैं। फिर कैटेगरी ऑफ कैश फ्लो, फिर अप्रोच, फिर कैपिटल बजटिंग टेक्निक, और फिर हम इसमें स्पेशल केसेस जो है इसके अलावा कुछ और बचते हैं वो सारा हम इसके अंदर करेंगे। अब प्रोजेक्टेड कैश फ्लो के अंदर क्या होगा, सपोज क्वेश्चन ने कहा है कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो 50,000 होगा। क्या ये अमाउंट हमारे लिए काम का है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो किसने कैलकुलेट करके दिया है, अकाउंट्स ने करके दिया। अकाउंट्स जो है वो क्या करता है, नॉन कैश एक्सपेंस को भी कंसिडर करता है। तो ये हमारे लिए काम का नहीं है। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए नेट कैश फ्लो फॉर द पीरियड। नेट रोकड़ा आपके हाथ में कितना आया, आपको क्या चाहिए, नेट रोकड़ा कितना हाथ में आया, रोकड़ा कितना गया, कितना पैसा गया और कितना पैसा आया, आप उनको कंपैरिजन करोगे। आपको प्रॉफिट से मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट सिर्फ बुक के अंदर लिखा जाता है। वो अकाउंट्स जो है वो अकाउंटिंग एंट्री के हिसाब से होता है, उसमें डेप्रिसिएशन भी लिखेगा, वो सारी चीज़ें लिखेगा, हमें उससे मतलब नहीं। हम तो कहेंगे साहब पैसा इतना लगाया, पैसा हाथ के अंदर कितना आया, ठीक है। जैसे यहाँ पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिखा 50,000, तो ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि आपके हाथ में पैसा भी 50,000 है। पैसा हो सकता है कि 40,000 हो सकता है कि 60,000 हो। समझ पा रहे हो? कारण क्या है, क्योंकि अकाउंट्स के अंदर तो नॉन कैश एक्सपेंस, वहाँ तो वो किसके हिसाब से चलते हैं, अक्रूवल के हिसाब से चलते हैं। तो ये कहता है कि अकाउंट वाले प्रॉफिट तुम जाओ बाढ़ में, हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं, हमें क्या चाहिए, नेट कैश फ्लो चाहिए। तो उस नेट कैश फ्लो को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये प्रोजेक्टेड कैश फ्लो जो है वो कौन सा है, ये क्या कैलकुलेट करें, नेट कैश फ्लो, कि नेट कैश फ्लो कैसे कैलकुलेट करें। तो डेप्रिसिएशन का क्या किया जाएगा, तो देखो डेप्रिसिएशन जो है वो आपको पता है कि भाई ये क्या है, नॉन कैश एक्सपेंस है। तो उसके हिसाब से तो ये लेस नहीं होना चाहिए, ये तो लेस नहीं होना चाहिए। समझ पा रहे हो? तो सपोज आपको दे रखा है प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स जो है वो दे रखा है सपोज 50,000, डेप्रिसिएशन दे रखा है 10,000 और टैक्स रेट दे रखी है आपको 20%। तो आप तो क्या कहोगे कि भाई डेप्रिसिएशन जो है वो एक्चुअल के अंदर नॉन कैश एक्सपेंस है, तो इसको हम लेस नहीं करेंगे। क्लियर है? समझ आ रही बात? तो इसको लेस नहीं करना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ आपको एक चीज़ और ध्यान होनी चाहिए, डेप्रिसिएशन चाहे नॉन कैश एक्सपेंस है, लेकिन इसका टैक्स के अंदर बेनिफिट तो मिलता है, इसका टैक्स के अंदर तो बेनिफिट मिलता है। मतलब क्या हुआ, अगर डेप्रिसिएशन आपने लेस नहीं किया, सब यहाँ समझ लीजिए, अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो कितना है 50,000, आपको पता है कि इसमें से लेस करना डेप्रिसिएशन तो गलत बात है।
क्योंकि ये नॉन कैश है, एक्चुअल के अंदर पैसा जा नहीं रहा है, तो आपको ये 10,000 लेस नहीं करना चाहिए। लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान है कि ये जो डेप्रिसिएशन उसकी वजह से टैक्स जो है वो आपका क्या होगा, टैक्स का अमाउंट कम होगा। कैसे? अगर डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन इनकम टैक्स में तो अलाउ है, अगर डेप्रिसिएशन नहीं होता तो इसका 20% टैक्स लगता। 50,000 का 20% कितना हो गया? 10,000 रुपये। लेकिन डेप्रिसिएशन की वजह से आपका इनकम कितनी बचेगी? 40,000। तो आपका टैक्स कितना लगेगा? 40,000 का 20%, 40,000 इंटू 0.2 कितना? 8,000। तो इस डेप्रिसिएशन की वजह से आपके 2,000 रुपये जाने से बच जाएंगे। यहाँ ध्यान से समझिएगा, एफएम जो है वो सिर्फ पैसे का आना ही कैश इनफ्लो नहीं कहता है, ये कहता है कि अगर पैसा आपका जाने वाला और वो नहीं जा रहा है तो भी वो उसे भी क्या माना जाएगा? कैश इनफ्लो माना जाएगा। पैसे का न जाना भी किसके बराबर माना जाएगा? पैसे के आने के बराबर। और पैसे का न आना भी क्या माना जाएगा? पैसे का जाना। समझ पा रहे हो? अगर आपका कैश इनफ्लो और वो होने वाला था और वो नहीं हुआ तो वो भी उसे क्या माना जाएगा? कैश आउटफ्लो। अब सपोज ये डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस नहीं मिलता तो उस केस के अंदर आपको कितना खर्चा, टैक्स का कितना पैसा देना पड़ता 10,000। लेकिन इस डेप्रिसिएशन की वजह से आपको टैक्स पैसा कितना जाएगा? 8,000 जाएगा। तो ये जो है आपको 2,000 रुपये बचे हैं, ये क्या है? कैश आउटफ्लो जो 10,000 हो रहा था उसकी जगह अब कितना हो रहा है? 8,000 हो रहा है। तो 2,000 रुपये जो पैसे का जाना था वो रुक रहा है इस डेप्रिसिएशन की वजह से, तो इसे क्या माना जाएगा? कैश इनफ्लो माना जाएगा। सर चलो समझ आइए आपकी सारी बातें। तो इसका किया क्या जाए? तो इसके लिए क्या करते हैं अपन? प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन। आईपैड ऐसे कैसे बदमाशी करता है? फिर इसमें से क्या करेंगे? लेस करेंगे टैक्स का अमाउंट। लेस क्या करेंगे? टैक्स का अमाउंट। तो टैक्स कितना है? 20% है। 40,000 इंटू 0.2 कितना हो गया? ये 8,000। ठीक है। अब ये क्या आ गया? प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। ठीक है, ये कितना हो गया? 40,000 माइनस 8,000 कितना? 32,000। अब आपको पता है कि ये जो 10,000 है वो लेस नहीं होने चाहिए, तो आप इसमें वापस क्या कर दोगे? ऐड डेप्रिसिएशन कितना? 10,000। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? नेट कैश फ्लो कितना आ जाएगा? 42,000। कितना आ जाएगा? 42,000। समझ पा रहे हो? और एक्चुअल के अंदर था ही कितना? 50,000 का प्रॉफिट था। ठीक है, जिसमें से डेप्रिसिएशन को लेस नहीं करना चाहिए था। ठीक है, और टैक्स को लेस करना चाहिए था। और टैक्स आपको पता है कि कितना जाएगा? 8,000 जाएगा। तो ये आपने 8,000 लेस कर दी, तो ये कितना आ गया? 42,000। तो हम सीधा सिंपली करने के लिए क्या करते हैं? डेप्रिसिएशन के लिए क्या करते हैं? हम क्या कर देते हैं? प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, उसमें से लेस क्या कर देते हैं? डेप्रिसिएशन। फिर क्या आ जाता है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर क्या कर देते हैं? लेस कर देते हैं टैक्स। फिर क्या आ जाता है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। फिर ऐड क्या कर देते हो वापस? माँ थोड़ी देर तो कर दूँ, थोड़ी देर तो कर दूँ। माँ क्लास रिकॉर्ड कर रहा है। कौन है? मीरा? माँ फोन कर दूँ, आज फोन कर दूँ। आज मैं फ़ोन कर दूँ उमर, थोड़ी देर में क्लास पूरी कर दें। हाँ बे आ गया उमर बे आई ना ज़ारो करना हो जिंदा फ़ोन कर दूँ। ना मां बान आज को दिए ना मुँह चाड़वान जिंदा बेन दी में।
अब मैं तो रिकॉर्ड करूँ, मैं बस हूँ चाड़ू से न बंदी। क्लियर है भाई? यहाँ तक ये पॉइंट आपको समझ आ चुका होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्या मिल जाता है, नेट कैश फ्लो मिल जाता है। इस तरीके से हमें क्या मिल जाता है, नेट कैश फ्लो मिल जाता है, नेट कैश फ्लो। तो पहले हम डेप्रिसिएशन को क्या कर देते हैं, लेस कर देते हैं, और फिर वापस क्या कर देते हैं, डेप्रिसिएशन को ऐड कर देते हैं। लेस क्यों करते हैं, ताकि एक्चुअल जो टैक्स का पेमेंट हो उतना ही अमाउंट है जो लेस हो, उस वजह से हम क्या कर देते हैं, इस तरीके से इसका ट्रीटमेंट करते हैं। सेकेंड जो है कैश फ्लो में आता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, ये यूँ समझ लीजिए बेनिफिट और, ठीक है, या फिर इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, और सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव कॉस्ट। समझिएगा ये क्या कहना चाह रहे हैं, किस तरीके से कहना चाह रहे हैं। देखो सपोज अपनी एक जो है वो क्या है, बिल्डिंग है, ठीक है, और वो सिटी के अंदर है। उस बिल्डिंग को हम क्या कर रहे हैं, किराए पे चढ़ा रखा है, और हमें कितना मिलता है, किराया मिलता है 10,000। अब हम चाहते हैं कि उसमें हम क्या करें, कोई बिज़नेस करें। तो जैसे ही हम बिज़नेस शुरू करेंगे वैसे ही क्या करना होगा, उन जो किराएदार उनको हमें क्या करना होगा, हटाना होगा, और हमें क्या करना होगा, वहीं पर बिज़नेस करना है, ठीक है। तो जैसे ही किराएदार को हटाएंगे तो 10,000 रुपये जो हमारे कैश इनफ्लो आ रहे थे मंथली, वो अब आएंगे क्या, नहीं साहब, वो अब मंथली नहीं आएंगे। तो जो पैसे का इनफ्लो होने वाला था वो अब नहीं होगा, तो उसको क्या, अपॉर्चुनिटी, उसको क्या कहा जाएगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। समझ पा रहे हो? तो उसको क्या कहा जाएगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या उसको डिसीजन में कंसिडर करेंगे क्या? हाँ, कंसिडर करेंगे। क्यों? क्योंकि पैसे का ना आना क्या माना जाता है, पैसे का आउटफ्लो माना जाता है। समझ पा रहे हो बात? या यूँ समझ लीजिए, सपोज मैं क्या कर रहा था, आज तक जॉब कर रहा था, ठीक है, जिसमें मेरे को सपोज सैलरी मिल रही थी 50,000 रुपीज़ पर मंथ। अब मैंने कहा कि यार जॉब वो में कोई मज़े वाली बात है नहीं, और ना अपने को मज़ा आ रहा है, पूरे दिन पैक रहते हैं, कोई ज़्यादा मज़े वाली बात है नहीं। तो मैंने कहा कि एक काम करते अपन बिज़नेस करते हैं, और ऐसा सोच के हमने क्या कर दिया, बिज़नेस पर शुरू कर दिया। अब बिज़नेस जो है उसके अंदर मैं ये जो 50,000 का आने वाले जो रुक रहे हैं, क्या इसको भी कॉस्ट मानूंगा क्या? मानना ही पड़ेगा। इसको भी कॉस्ट मानूंगा क्या? मानना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस बिज़नेस की वजह से ये 50,000 रुपये जो है वो आने वाले बंद हो गए। तो अगर मेरा बिज़नेस जो वो 60,000 70,000 रुपये कमा रहा है तब तो मुझे बिज़नेस करना चाहिए। अगर ये जो है वो 40,000 कमा रहा है तो मुझे बिज़नेस में नहीं आना चाहिए, मेरे लिए जॉब भी सही है। समझ पा रहे हो? तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, जो पैसा आने वाला था और जो रुक गया। या फिर यूँ समझ लीजिए, सपोज मेरे पास क्या थे, 10 लाख रुपए थे, और उस पर क्या हो रहा था, मुझे 10% के हिसाब से ब्याज मिल रहा था पूरे साल का 1 लाख रुपए। 10 लाख रुपए थे, 10% के हिसाब से इन्वेस्ट कर रखे थे, तो मेरे को साल भर में कितना पैसा मिल रहा था, 1 लाख रुपये। अब मैंने सोचा इस 10 लाख से मैं क्या करूँ, कोई बिज़नेस करूँ। तो जैसे बिज़नेस करूँगा तो मुझे पैसा बैंक से विड्रॉ करके बिज़नेस में लगाना होगा। अब जैसे ही बिज़नेस में लगाऊंगा तो ये 1 लाख रुपए जो मुझे ब्याज के मिल रहे थे, क्या वो मुझे मिलेंगे क्या? नहीं मिलेंगे। तो कैश इनफ्लो होने वाला अगर रुक जाता तो उसे भी क्या माना जाएगा, कैश का आउटफ्लो माना जाएगा। तो इस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कंसिडर करेंगे क्या? कंसिडर करेंगे। और कैसे करेंगे? सेम एज गुड एज आउटफ्लो। समझ पा रहे हो सर? एक्चुअल में तो पैसे का आउटफ्लो तो हो ही नहीं रहा है। यहाँ पर समझिएगा, FM थोड़ा सा डिसीजन के अंदर थोड़ा सा और ज़्यादा प्रिसाइज है, थोड़ा सा और ज़्यादा समझदारी के साथ करता है। तो ये क्या कहता है, पैसा अगर आ रहा था और पैसा नहीं आ रहा है, आने वाला अगर रुक जाता है तो उसको भी क्या माना जाएगा, कैश का आउटफ्लो माना जाएगा। और अगर पैसा जा रहा था और जाना यहाँ से रुक जाए तो उसे क्या माना जाएगा, इनफ्लो माना जाएगा। मतलब आपके फ्रेंड को अगर सपोज 50,000 देने थे और उसने कहा चल छोड़ यार, अब 50,000 देने की ज़रूरत नहीं है, तो वो भी क्या माने जाएंगे आपके लिए, इनफ्लो माने जाएंगे। समझ पा रहे हो? क्योंकि भाई आपकी जेब से तो जा ही रहे थे जस्ट, और उसने कहा कि नहीं यार मेरे को नहीं चाहिए, तो ये क्या माने जाएंगे, इनफ्लो माने जाएंगे। तो क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कंसीडर करेंगे क्या? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कंसीडर करेंगे। एक सेकंड, इसको थोड़ा आगे की साइड ले लेते हैं। हाँ, क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कंसीडर करेंगे क्या? इसको कंसीडर करेंगे, और ये क्या होगा आपका, आउटफ्लो होगा। क्लियर है? समझ पा रहे हो बात? क्योंकि ये उसकी वजह से क्या हो रहा है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की वजह से क्या हो रहा है, ये पैसा आपका जो आने वाला था वो पैसा अब आने से रुक रहा है। तो इसे भी क्या माना जाएगा, मानेंगे हम सेम एज गुड एज
आउटफ्लो मनी। क्लियर है। उसके बाद में होता है संक कॉस्ट। संक कॉस्ट मतलब पास्ट कॉस्ट। संक कॉस्ट मतलब क्या होता है? पास्ट कॉस्ट, जो लग चुकी है। तो अब देखिएगा, सपोज मुझे क्या करना है, एक डिसीजन लेना है कि जो ये मेरे पास एक स्कूटर है, ठीक है, या फिर मेरे पास पुरानी समझ लीजिए पुरानी कैंपर गाड़ी है, ठीक है। अब उस कैंपर गाड़ी को मैं क्या कर सकता हूँ, या तो मैं बेच सकता हूँ जिसमें मुझे क्या मिलेंगे, 3 लाख रुपीज़ मिलेंगे, और या फिर मैं उसे क्या कर सकता हूँ, किराए पर चला सकता हूँ, जिसमें मेरे को मंथली 20,000 रुपीज़ मिलेंगे। क्लियर है। या तो मैं उसे बेच सकता हूँ जिसमें मुझे 3 लाख मिलेंगे, और या फिर मैं उसे क्या कर सकता हूँ, किराए पे चला सकता हूँ जिससे मुझे मंथली 20,000 मिलेंगे। अब डिसीजन लेना है मुझे कि मैं इसे बेचूँ या इसे किराए पर चलाऊँ। तो क्या इस डिसीजन के टाइम मैं ये सोचूंगा कि इस कैंपर को कितने पे ख़रीदा था, सपोज उसको मैंने 10 लाख पे ख़रीदा था, तो क्या ये जो 10 लाख रुपए की कॉस्ट है जो उसकी खरीदी थी, क्या उसका अब कोई रिलेवेंस है क्या? नहीं। समझ पा रहे बात? क्यों? क्योंकि ये जो है ये क्या है, पास्ट कॉस्ट है। और हमने पहले ही बात की थी कि जो आपकी एफएम है वो किस पे बात करता है, प्रेजेंट और फ्यूचर पे, ये पास्ट पे बात नहीं करता। जो लग चुका है वो जा चुका है। समझ पा रहे बात? तो उसके बारे में अब आपको सोचने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। अब उसके बारे में आप इस डिसीजन के अंदर उसका ध्यान दोगे नहीं। क्लियर है। समझ पा रहे बात? तो संक कॉस्ट को हम क्या करेंगे, पास्ट कॉस्ट है, और इसको हम क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। इग्नोर क्यों करेंगे? क्योंकि इसकी वजह से ना तो इनफ्लो हो रहा है ना आउटफ्लो हो रहा है, ठीक है, और ना इनफ्लो होगा और ना आउटफ्लो होगा। ये जो भी था वो हो चुका है। समझ पा रहे बात? अब उसके अंदर हमारा कोई कंट्रोल है नहीं। यहाँ हम क्या देखेंगे कि पैसा कितना आ रहा है और पैसा कितना आएगा, और पैसा कितना जा रहा है और पैसा कितना जाएगा, सिर्फ वही चीज़ है जो हम देखेंगे। समझ पा रहे बात? तो ये जो पास्ट कॉस्ट है, ये जो हो चुकी है, क्या उसको हम अपने डिसीजन के अंदर लेंगे? क्या नहीं लेना चाहिए। जाहिर सी बात है भाई, अब जैसे मैं कैंपर को किराए पे चलाऊँ या उसको बेच दूँ, उसमें वो कितने पे ख़रीदा था उससे कोई मतलब है क्या? नहीं, उससे कोई मतलब नहीं। तो संक कॉस्ट जो है वो पास्ट कॉस्ट, और उसे हम क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। एक कॉस्ट और आती है संक कॉस्ट से रिलेटेड, जिसे हम कहते हैं कमिटेड कॉस्ट। कमिटेड कॉस्ट क्या होता है, जिसके अंदर क्या होता है, देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम ये देखेंगे, समझिएगा, हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर मेन जो पर्पज़ है वो क्या है कि हम जो ये डिसीजन ले रहे हैं उसको अगर डिसीजन लेते हैं तो हमारी क्या क्या कॉस्ट लगेगी और हमें क्या क्या बेनिफिट होगा। हमें क्या देखना है, इस डिसीजन की वजह से, इस जो हम डिसीजन ले रहे हैं इस डिसीजन की वजह से हमें क्या क्या बेनिफिट होंगे और क्या क्या इनफ्लो होंगे और क्या क्या आउटफ्लो होंगे। अगर इनफ्लो ज़्यादा है आउटफ्लो से तो उस केस में हम प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करेंगे। अगर इनफ्लो कम है और आउटफ्लो ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करेंगे। क्लियर है? सीधे से हिसाब ये है, ठीक है। अब कमिटेड कॉस्ट क्या होता है, सपोज हमने क्या कर दिया, किसी को एग्रीमेंट कर दिया कि मंथली हम क्या करेंगे, 20,000 रुपीज़ देंगे आपको, ठीक है। अब प्रोजेक्ट को हम सेलेक्ट करते हैं तो भी मंथली 20,000 देने, और प्रोजेक्ट को अगर रिजेक्ट करते हैं तो भी हमें मंथली 20,000 देने। तो ये जो कॉस्ट कहलाएगी, ये क्या कहलाएगी, कमिटेड कॉस्ट, मतलब कि जिसका आपके डिसीजन की वजह से उस पर कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो यहाँ पर उसको हम क्या करते हैं, कमिटेड कॉस्ट को भी हम क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। इग्नोर क्यों करते हैं? क्योंकि ये दोनों ही केस के अंदर सेम है कि भाई अगर आप आपके डिसीजन लोगे, अगर सेलेक्ट करोगे तो भी उतना ही देना, और सेलेक्ट मना कर दोगे तो भी आपको उतना ही देना है। तो जब अमाउंट में कोई फ़र्क ही नहीं आ रहा है तो फिर उसको कंसिडर करने से क्या मतलब। समझ पा रहे बात? आपको यहाँ क्या देखना है, इस डिसीजन की वजह से कितना पैसा जा रहा है और कितना पैसा आ रहा है। अब ये जो है कमिटेड कॉस्ट होगी, वो क्या होगी, जिसमें हम कॉन्टैक्ट कर चुके होंगे कि ये देना है, चाहे आप कुछ भी डिसीजन लो, चाहे आप सेलेक्ट करो चाहे रिजेक्ट करो। तो जब कमिटेड कॉस्ट है उसमें कोई फ़र्क आना ही नहीं है तो फिर उसको कंसिडर करने से कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो हम कमिटेड कॉस्ट को भी क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। अभी थोड़ा बहुत समझ आएगा आपको, बाकी क्वेश्चन करेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियरली समझ आएगा, ठीक है। फिर आता है आपका वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल क्या परमानेंट आउटफ्लो होता है क्या? नहीं। वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है, हम पैसा है जो बिज़नेस में रखते हैं। सपोज आज आपने बिज़नेस शुरू किया और कल को फिर क्या हुआ, छोटे मोटे खर्चे होंगे। जैसे मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट शुरू कर दिया, उसके अंदर अब जो मेहमान आएंगे, जो पेरेंट्स आएंगे, उन सबको चाय पानी वगैरह पिलाना पड़ेगा, चाय पिलानी पड़ेगी, ठीक है। ये छोटे मोटे खर्चे होंगे। अब सपोज मेरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह वो तो थे 10 लाख रुपए के थे, वो तो मैंने लगा दिए, ठीक है। अब उसके अलावा एक भी पैसा जेब में नहीं रखूँगा तो मेरा बिज़नेस कब तक चलेगा। कल को मैं क्लास पढ़ाता हूँ और वो जो चाय वाला वो आके ठक ठक बजाएगा और कहेगा कि बाहर निकलो, पैसा तो मेरा, ठीक है। अब स्टूडेंट के सामने मेरी क्या इज्जत रह जाएगी, वो आके
पूरी क्लास में स्टूडेंट के सामने मुझे आके इस तरीके से बोल के जा रहे हैं, समझ आ रही बात। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ पैसा है जो और रखना पड़ेगा। ये जैसे या फिर मेरा जो फैक्ट्री अगर रन कर रहा हूँ तो वहाँ भी कुछ पैसा है जो मुझे रखना पड़ेगा, ताकि क्या हो, मेरा जैसे प्रोडक्शन प्रोसेस इंटरप्ट ना हो जाए। मटेरियल को ख़रीदने के लिए इस तरीके से पैसा है जो थोड़ा बहुत रखना पड़ेगा। डेटर से पैसा आने में थोड़ा लेट हो सकता है, ठीक है, क्रेडिटर को पेमेंट करना पड़ सकता है, ठीक है, और ऐसा कुछ हो जाए तो उस केस में हमें थोड़ा पैसा है जो हमारे बिज़नेस के अंदर रखना पड़ता है। उसके लिए हम क्या करते हैं, मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, आपका एक और चैप्टर, कितना पैसा वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड रखना पड़ता है, ठीक है। लेकिन ये जो वर्किंग कैपिटल का पैसा आप रखते हो, ये किस लिए रखते हो कि भाई एक बार आपने दे दिया फिर वापस आता रहेगा, बिजनेस के अंदर क्या होता जाएगा, रोटेट होता जाएगा, समझ पा रहे हो। जैसे आपने 50,000 वर्किंग कैपिटल का रखा तो उस 50,000 में से थोड़ा पैसा खर्च होगा, फिर वापस वर्किंग कैपिटल में आ जाएगा, फिर वापस खर्च होगा, फिर वापस उसमें आ जाएगा, और इस तरीके से वर्किंग कैपिटल का बैलेंस है जो चलता रहेगा। तो ये परमानेंट आउटफ्लो नहीं होगा, ये आप गले के अंदर रखोगे जरूर, लेकिन जाएगा फिर वापस आता जाएगा, जाएगा और फिर वापस आता जाएगा, समझ पा रहे हो। जैसे डेटर से आएगा वापस वर्किंग कैपिटल में डाल दोगे, फिर वापस क्रेडिटर को पेमेंट कभी करना पड़ा तो वर्किंग कैपिटल से चला गया, इस तरीके से ये क्या होगा, कंटिन्यू होता रहेगा। तो वर्किंग कैपिटल को लिए क्या करते हैं, जब वर्किंग कैपिटल को इंट्रोड्यूस करते हैं, मतलब कि जब हम वर्किंग कैपिटल को हम बिजनेस में लगाते हैं, तब तो हम उसे क्या मानेंगे, कैश आउटफ्लो, ठीक है। और एट द एंड क्या हो जाएगा, जब हमारा बिज़नेस कंप्लीट हो जाएगा, जब हम उसे बंद करेंगे, उस वक्त हम क्या कर देंगे, ये पैसा है जो वापस क्या करेंगे, गले के अंदर जितना पैसा होगा वो हम वापस क्या कर देंगे, जेब में डाल देंगे। सर जो पैसा बिज़नेस के अंदर डाला और फिर लास्ट के अंदर जब वापस मिल ही गया, तो फिर हम इसको कंसिडर क्यों कर रहे हैं, कंसिडर इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि पैसा वर्किंग कैपिटल का लगा आज रहे हैं, और वापस कब मिलेगा, जब प्रोजेक्ट एंड होगा। तो सपोज 5 साल का है तो आज लगा है और 5वें साल पे मिला, तो 5 साल का ब्याज जो है उसका तो नुकसान हो गया, समझ पा रहे बात। इस वजह से इसको क्या किया जाता है, कंसिडर किया जाता है। जब इसको लगाएंगे तब उसको आउटफ्लो मान लेंगे, और जब वापस पैसा मिलेगा तब हम इसको क्या मान लेंगे, इनफ्लो मान लेंगे। एलोकेटेड ओवरहेड क्या होता है, देखो यहाँ पर जो है अकाउंटिंग के जैसा नहीं है, अक्रूअल और वो सिंपैथी टाइप नहीं है। यहाँ पर क्या होगा, एक्चुअल के अंदर आप डिसीजन ले रहे हो कि ये प्रोजेक्ट लें या नहीं लें। अब जैसे ही प्रोजेक्ट लोगे तो क्या होगा, और हेड ऑफिस के जैसे खर्चे हैं वो तो सारे प्रोजेक्ट के अंदर जाएंगे, ठीक है। अब हेड ऑफिस के खर्चे सपोज 100 रुपये का खर्चा है हेड ऑफिस का, और 4 प्रोजेक्ट A B C और D, तो वो क्या करता है, हेड ऑफिस के खर्चे 25 रुपये A को देते, 25 रुपये B को देते, 25 रुपये C को देता और 25 रुपये D को देता है, एलोकेट करता है, समझ आ रही बात। अब आपके पास एक और प्रोजेक्ट आया E, और वो E प्रोजेक्ट जो है वो आप डिसीजन ले रहे हो कि सेलेक्ट करें या नहीं करें। अब E को अगर सेलेक्ट करोगे तो हेड ऑफिस का खर्चा कितना, 5 में जाएगा, 20 20 20 20 और BC E को, ठीक है। तो क्या इस 20 रुपीज़ को एलोकेटेड ओवरहेड को कंसिडर करें या नहीं करें। तो देखिए कॉन्सेप्ट समझिए, भाई 100 रुपये का खर्चा था, अब इसको E को सेलेक्ट करोगे तो भी ये तो कितना रहेगा, 100 रहेगा, और अगर इसको नहीं करोगे तो भी कितना रहेगा, 100 रहेगा। सर एलोकेटेड तो होगा, एलोकेट से क्या मतलब है, एक्चुअल के अंदर यहाँ तो हम क्या करेंगे, कैश आउटफ्लो देखें। भाई हेड ऑफिस का खर्चा तो 100 रुपये का 100 रुपये रहना है, क्या वो 100 से 110 हो रहा है क्या, नहीं 110 नहीं हो रहा, वो तो उतना ही हो रहा है, ठीक है। ये सिर्फ आप एलोकेट कर रहे हो, एलोकेट अब 4 प्रोजेक्ट की जगह 5 में करोगे, 5वें में भी प्रोजेक्ट में भी एलोकेट करो। तो इस वजह से इस एलोकेटेड ओवरहेड को क्या किया जाता है, इग्नोर किया जाता है। इग्नोर क्यों किया जाता है कि भाई हमारे डिसीजन की वजह से इसमें कोई आउटफ्लो नहीं हो रहा है। भाई 4 प्रोजेक्ट थे, चारों में 25-25 दे रहे थे और टोटल 100 रुपये का खर्चा था। अब जो है 5 प्रोजेक्ट हो जाएंगे तो 5 में 20-20 देंगे, लेकिन खर्चा एक्चुअल के अंदर टोटल आउटफ्लो तो पहले भी 100 था और आउटफ्लो अब भी कितना है, 100 है। तो उस वजह से हम क्या करेंगे, इसको कभी भी कंसिडर नहीं करेंगे, समझ पा रहे बात। एलोकेटेड ओवरहेड को हम क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। क्लियर है भाई। उसके बाद में एडिशनल कैपिटल इन्वेस्टमेंट। एडिशनल कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या, जैसे आपने क्या किया, ये टोल प्लाजा वाला काम लिया, ठीक है, आपने सड़क कंस्ट्रक्ट किया और उसके बाद में आप टोल बना के फिर क्या कर रहे हो, उस पर रेवेन्यू जो कलेक्ट कर रहे हो। अब उसके अंदर सपोज 5 साल तक आपकी सड़क चलेगी और 5 साल बाद के अंदर आपको क्या करना होगा, मेजर रिनोवेशन काम करना पड़ेगा, मतलब रिपेयर का काम करना पड़ेगा और पूरी सड़क को रिपेयर करना पड़ेगा। तो ये एडिशनल कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या होगा, आउटफ्लो होगा व्हेन इनकर, जब आप लगाओ करोगे तब आपका आउटफ्लो होगा और उसको क्या करना होगा, आपको कंसिडर करना होगा आउटफ्लो। अरे भाई आउटफ्लो व्हेन इनकर, जब आउटफ्लो होगा
तब इसे क्या जब ये इनकर होगा तब इसे क्या मान लिया जाएगा, आउटफ्लो मान लिया जाएगा। सपोज 5वें साल पे है तो 5वें साल पे उसको क्या मान लिया जाएगा, आउटफ्लो मान लिया जाएगा। ठीक है, तो ये तो है आपके कैश फ्लो से रिलेटेड कि कैश फ्लो किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा। यहाँ समझिएगा, फिर आपको बता देता हूँ हमारा मेन फोकस जो वो क्या है कि हमारे डिसीजन की वजह से नेट कितना कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो होगा। ठीक है, अब उसमें एक चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि पैसे का ना आना भी क्या माना जाएगा, पैसे का जाना, और पैसे का ना जाना भी क्या माना जाएगा, पैसे का आना। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन क्योंकि नॉन कैश एक्सपेंस है, ठीक है, तो उसे लेस करेंगे। क्यों? क्योंकि उसका टैक्स में बेनिफिट मिलता है। ठीक है, अगर डेप्रिसिएशन दोनों दे रखे, डेप्रिसिएशन एज पर अकाउंट्स और डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स, तो हमारे लिए काम का कौन सा है, डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स। उसको लेस करेंगे, टैक्स लेस किया, फिर वापस क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में उसका कैश का आउटफ्लो है नहीं। ठीक है, फिर आया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, ये जो है इनफ्लो आने से रुक रहा है, तो उस वजह से हमें क्या करना होगा, इसको भी कंसिडर करना होगा। ठीक है, संक कॉस्ट या पास्ट कॉस्ट कोई भी है, पुरानी जो कॉस्ट लग चुकी है अब उसका कोई रिलेवेंस बचा नहीं, क्योंकि इस डिसीजन की वजह से वो ना तो अब आगे उसका कोई इम्पैक्ट आएगा, तो इस वजह से हम उसको क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। अगर कमिटेड कॉस्ट है तो उसको भी हम इग्नोर करेंगे, क्योंकि वो हमारे डिसीजन की वजह से लगने वाली नहीं है। ठीक है, और उसके बाद में वर्किंग कैपिटल जब आप लगाओगे तब उसे क्या कर दोगे, आउटफ्लो मान लोगे, और लास्ट के अंदर उसे वापस क्या कर दोगे, इनफ्लो मान लोगे। ठीक है, एलोकेटेड ओवरहेड जो उसको हम इग्नोर कर देंगे, और एडिशनल कैपिटल इन्वेस्टमेंट तो आउटफ्लो हो जाएगा जब आप इनकर करोगे। ठीक है, कैटेगरी ऑफ कैश फ्लो, इनिशियल कैश फ्लो, वैसे इसके अंदर कोई ज़्यादा कॉन्सेप्ट समझने वाली बात है नहीं। कैटेगरी ऑफ कैश फ्लो क्या क्या, इनिशियल कैश फ्लो मतलब कि जब आप प्रोजेक्ट शुरू करोगे तब जो पैसा लगाओगे उसे क्या कहेंगे, इनिशियल कैश फ्लो। इंटरिम कैश फ्लो मतलब कि बीच के अंदर, मतलब कि जैसे प्रोजेक्ट 5 साल का है तो शुरू में सपोज आपने 5 लाख रुपए लगाए तो वो तो हो गया इनिशियल कैश फ्लो। फिर 1 से लेकर 5 साल तक वो बिज़नेस चलेगा, तब तक पैसा आएगा जाएगा, वो क्या कहलाएंगे, इंटरिम कैश फ्लो। और लास्ट के अंदर जब कंप्लीट हो जाएगा 5 साल पे तो हम मशीन वगैरह सेल कर देंगे और जो स्क्रैप वैल्यू वगैरह मिलेगी वो क्या कहलाएगा, टर्मिनल कैश फ्लो। ठीक है, सिर्फ थ्योरी पार्ट है, बाकी आपको ज़्यादा क्वेश्चन में इससे फ़र्क पड़ेगा नहीं। अप्रोचेज क्वेश्चन करने की 2 अप्रोचेज हो सकती है, लॉन्ग टर्म अप्रोचेज और इक्विटी अप्रोचेज। क्या होता है लॉन्ग टर्म अप्रोचेज और इक्विटी अप्रोचेज? तो देखो, लॉन्ग टर्म अप्रोच का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर जो इसका वैसे पूरा आपको समझ दो तभी आएगा जब क्वेश्चन करेंगे। लॉन्ग टर्म अप्रोच का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर जो है जो आपके फाइनेंसर है, मतलब कि आपके बैंक हो गया, डिबेंचर होल्डर होंगे, ठीक है, वो भी आपके क्या है, मालिक है। ठीक है, और उन सब का पैसा लेके करते हैं। ठीक है, और इसमें सिर्फ इक्विटी को ही ओनर मानते हैं, इक्विटी अकेले ही ओनर है। ठीक है, इसमें इक्विटी प्लस फाइनेंसर दोनों ही जो है वो ओनर होते हैं। सर उसकी वजह से फ़र्क क्या पड़ेगा, अभी मैं समझा नहीं पाऊँगा क्योंकि अभी आपको समझ भी नहीं आएगा। ये जो है हम एक क्वेश्चन करेंगे तब आपको बताऊंगा कि किस तरीके से फ़र्क पड़ेगा कि अगर लॉन्ग टर्म अप्रोच है तो क्या होता है और इक्विटी अप्रोच है तो क्या होता है। नॉर्मली हम जो क्वेश्चन करते हैं वो सारे इक्विटी अप्रोच से। एक क्वेश्चन है जो वो लॉन्ग टर्म अप्रोच से, तो मैं वहाँ आपको बता भी दूँगा। फिर इसके बाद में आता है कैपिटल बजटिंग की टेक्निक, कि किस किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कैपिटल बजटिंग के डिसीजन ले सकते हैं। अब हमने क्या कर लिया, सपोज हमने पता कर लिया, हमने क्या पता कर लिया कि साहब ये एक प्रोजेक्ट है जिसको 0 ईयर के अंदर 5 लाख रुपए जाएंगे, फर्स्ट ईयर के अंदर 1 लाख कैश इनफ्लो आएगा, सेकेंड ईयर पे 2 लाख आएगा, थर्ड ईयर पे 2 लाख आएगा, फोर्थ ईयर पे 1 लाख आएगा। ठीक है, या फिर ऐसा कर दीजिए इसको, और फिफ्थ ईयर पे 1 लाख आ जाएगा। ठीक है, अब आपसे पूछा है कि इस प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करें या नहीं करें, तो आप एक तरीके से देखें तो आपको टोटल इनफ्लो कितना हो रहा है, 1 लाख, 2 लाख, 3, 4, 5, 6 और 7 लाख। 7 लाख का इनफ्लो हो रहा है और 5 लाख का आउटफ्लो हो रहा है। ठीक है, तो आप यूँ तो कहोगे कि साहब सेलेक्ट कर लो, अच्छा ये 5 जा रहे हैं और 7 आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान रखना, आप ये मान के चलते हो कि यहाँ पर जो भी पैसा है वो हमने क्या किया, भाई जाहिर सी बात, ये पैसा भी हमने 5 लाख कहीं से तो लिया होगा। ठीक है,
अगर हमने लोन लिया है तो उस केस के अंदर हमें क्या लग रहा होगा, ब्याज लग रहा होगा, समझ पा रहे हो, ठीक है। अब 5 लाख पे ब्याज भी लग रहा है, ठीक है, तो 7 लाख मिला है, 2 लाख रुपए ज़्यादा मिले, इसमें से कुछ पैसा तो किस में चला जाएगा, इंटरेस्ट में चला जाएगा। और सपोज बाद में पता चला आपने सेलेक्ट किया और आपको पता चला कि 5 लाख पे टोटल ब्याज लगा आपका 5 साल में 2.5 लाख रुपए, तो उस केस के अंदर तो आपने प्रोजेक्ट सेलेक्ट करके नुकसान कर लिया, समझ आ रही बात। तो इस वजह से कुछ टेक्निक है जो फाइनेंस मैनेजमेंट है जो यूज करता है, जिनकी मदद से हम क्या करते हैं, प्रोजेक्ट को सेलेक्ट या अप्रूव या डिसअप्रूव करते हैं, ठीक है। तो वो जो टेक्निक है उनके बारे में बात करते हैं। तो पहले हम इसके अंदर दो तरीके की, एक टेक्निक जो है वो ट्रेडिशनल और नॉन डिस्काउंटेड है। जो नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो, ये जो है क्या है, नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो यूज करती हैं। ये जो टेक्निक्स है वो सारी क्या करती हैं, नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो है जो यूज करती हैं। और इस वजह से ये क्या है, एफएम के लिहाज से, एफएम के हिसाब से एफएम के हिसाब से बेकार है। लेकिन सर पढ़ी क्यों जाती है, ट्रेडिशनल है, ठीक है, और इस तरीके से भी किए जाते थे पहले के टाइम में और आज भी पढ़े जा रहे हैं। बाकी आज के टाइम में कोई भी डिसीजन इन ट्रेडिशनल के हिसाब से या नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो की मदद से नहीं लेता है, ठीक है। इसके अंदर कौन कौन से मेथड है, ध्यान से समझिएगा, बहुत आसानी से समझिएगा ताकि आपको फिर दिक्कत नहीं आए। पहला है जो पे बैक पीरियड मेथड। पे बैक पीरियड मेथड क्या कहता है, कितने टाइम में लगाया हुआ पैसा वापस मिल जाएगा। भाई सपोज आपको किसी ने आके कहा कि साहब एक बिज़नेस है और उसके अंदर 5 लाख रुपए लगेंगे और ऐसे इस तरीके से इनफ्लो होगा, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, ये पता करोगे कि आपने जो 5 लाख लगाए वो 5 लाख कितना टाइम में रिकवर हो जाएंगे। तो ये जो है वो जितना टाइम के अंदर पैसा वापस रिकवर हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं, पे बैक पीरियड। तो वो कैसे पता करेंगे, देखो कि भाई 5 लाख गए, यहाँ पर जैसे इस वाले केस में पे बैक पीरियड पता करें तो 5 लाख गए, तो पहले साल के अंदर 1 लाख हो गए, दूसरे साल के अंदर 2 लाख और हो गए, तो दूसरे साल के एंड तक कितने हो गए, टोटल 3 लाख रिकवर हो गए। तीसरे साल के एंड तक 3 लाख और 1 लाख और रिकवर हो गए, तो कितने हो गए, 4 लाख रिकवर हो गए। और फिर 4th ईयर के एंड तक टोटल कितने रिकवर हो जाएंगे, 4 और 2 6 लाख है जो रिकवर हो जाएंगे। लेकिन अपना पैसा गया हुआ कितना है, 5 लाख। तो हम पे बैक पीरियड में क्या देखेंगे कि 5 लाख वापस रिकवर कब तक हो जाएंगे, तो 5 लाख कब तक रिकवर हो जाएंगे, तो तीसरे साल के एंड तक तो कितने हुए, 4 लाख। चौथे साल के अंदर कितना हुआ, 2 लाख रिकवर हुए हैं, जबकि हमें चौथे साल के अंदर कितना करना था, 1 लाख ही रिकवर करना था। तो कितने पीरियड के अंदर हो गया, चौथे साल का कितना टाइम लगा, 2 लाख पूरे साल में, तो 1 लाख कितने टाइम में, 0.5 ईयर, ठीक है। तो मतलब आपका पे बैक पीरियड कितना हो जाएगा, 3 कंप्लीट साल और चौथा आधा साल। आधे चौथे साल तक हम क्या कर चुके होंगे, जितना पैसा 5 लाख लगाए वो पूरा का पूरा रिकवर कर लिया। तो पे बैक पीरियड कितना हो गया यहाँ पर, 3.5 ईयर, ठीक है। इस वाले केस में कितना हो गया, 3.5 ईयर। समझ आ रही बात भाई, 3 साल तक आपने 4 लाख रिकवर कर दिया और चौथे साल के अंदर 2 लाख रिकवर किया, जबकि अपना 1 लाख बचा था, तो ये 1 लाख और रिकवर हो जाएंगे। तो टोटल आपके कितने हो गए 3.5 साल। समझ पा रहे हो, 2 लाख कमाने हैं पूरे साल में, तो 1 लाख कमाने के लिए आपको आधा साल लगेगा, तो 3.5 ईयर, ठीक है, पे बैक पीरियड। अब पे बैक पीरियड 2 प्रोजेक्ट है, सपोज एक का पे बैक पीरियड जो है वो 3 साल और एक का 3.5 साल है, तो आप किसको सेलेक्ट करोगे, जिसका पे बैक पीरियड जो है कम होगा उसको सेलेक्ट करोगे, ठीक है। पे बैक रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, उल्टा, मतलब ये क्या है, पे बैक का उल्टा, ठीक है। लेकिन एक चीज़ है इसके अंदर, एक कंडीशन है कि ये मेथड जो है वो तभी लगता है जब कैश फ्लो इक्वल हो, ठीक है। इक्वल हो मतलब सपोज प्रोजेक्ट इस तरीके का होता, सपोज प्रोजेक्ट इस तरीके का होता कि पहले साल में कितना जाएगा, 5 लाख जाएगा 0 ईयर में, और फिर 1 से लेके 8 ईयर तक हर साल आपको कितना कितना मिलेगा, 1 लाख मिलेगा, ठीक है। तो आप पे बैक पीरियड कैसे पता करते हैं,
कि भाई 5 लाख है और हर साल कितना रिकवर हो रहा है 1 लाख, ठीक है। तो कितने साल में रिकवर हो जाएगा, 5 साल में आपने पैसा जितना लगाया उतना रिकवर हो जाएगा। तो इसे क्या कहते हैं अपन, पे बैक पीरियड, ठीक है। और तो पे बैक रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, पे बैक रेसिप्रोकल इसका जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा। पे बैक रेसिप्रोकल इसका क्या हो जाएगा, जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा। यहाँ पर आपने क्या किया, इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय एनुअल कैश फ्लो। तो पे बैक रेसिप्रोकल में क्या हो जाएगा, एनुअल कैश फ्लो डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट, ठीक है। पे बैक पीरियड जितना कम हो उतना अच्छा है। पे बैक पीरियड क्या होता है, जितना कम हो उतना अच्छा है। तो पे बैक रेसिप्रोकल इसका जस्ट उल्टा है, तो जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा है। तो ये हो गया आपका पे बैक रेसिप्रोकल मेथड। ये क्या हो गया, पे बैक रेसिप्रोकल। ये क्या हो गया, पे बैक रेसिप्रोकल। एक सेकंड इसको यहीं से, ठीक है। ये क्या हो गया, पे बैक रेसिप्रोकल, ठीक है। और क्या, ज़्यादा उतना अच्छा, जितना ज़्यादा होगा उतना पे बैक रेसिप्रोकल जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा है। क्यों, क्योंकि पे बैक पीरियड जितना कम उतना अच्छा, तो पे बैक रेसिप्रोकल जितना ज़्यादा उतना अच्छा है। ये पे बैक जो है पीरियड का जस्ट उल्टा है। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, देखो यहाँ नॉन डिस्काउंटेड है, यहाँ पर कोई भी कैश फ्लो का डिस्काउंटिंग नहीं करोगे, ठीक है। लेकिन इससे दूसरे वाले जो मेथड है डिस्काउंटेड, उसके अंदर क्या करोगे, डिस्काउंटिंग करोगे, ठीक है। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न जो है वो क्या करता है, ये मेथड तो और भी बेकार है। ये तो कैश फ्लो ही नहीं यूज़ करता, ये क्या करता है, अकाउंटिंग प्रॉफिट यूज़ करता है। ये क्या करता है, अकाउंटिंग प्रॉफिट। ये क्या कहता है, अकाउंटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट। अकाउंटिंग प्रॉफिट का मतलब क्या, समझिएगा। ये तो क्या है, कैश फ्लो, ये कैश फ्लो है, ठीक है। लेकिन ये जो है ये क्या करेगा, इस कैश फ्लो को नहीं यूज़ करेगा। ये क्या करेगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो अकाउंट्स के अंदर तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है उसको यूज़ करेगा। समझ पा रहे हो बात, मतलब वापस डेप्रिसिएशन ऐड करेगा क्या, नहीं। डेप्रिसिएशन ऐड करने के बाद तो क्या हो जाता है, कैश फ्लो मिल जाता है। लेकिन अकाउंट्स के अंदर क्या डेप्रिसिएशन वापस ऐड करते हैं क्या, नहीं। अकाउंट्स के अंदर डेप्रिसिएशन वापस ऐड नहीं करते हैं। प्रॉफिट जो अकाउंट्स का जो प्रॉफिट दिखता है, अकाउंट्स का प्रॉफिट मतलब डेप्रिसिएशन लेस किया फिर टैक्स लेस किया, बस वही, ठीक है। वो जो अकाउंटिंग प्रॉफिट है उसका पता करो कि रेट कितनी है। सपोज आपके 5 लाख और अकाउंटिंग प्रॉफिट आपका रहा है 1.5 लाख, तो आप क्या कहोगे कि आपका अकाउंटिंग प्रॉफिट कितना परसेंटेज है, 1,50,000 है, डिवाइडेड बाय 5 लाख, मतलब कि आपका कितना 30% आपका क्या अकाउंटिंग प्रॉफिट है, ठीक है। अब सर 2-4 साल हो या 5 साल हो तो उस केस में क्या कर दोगे, अकाउंटिंग प्रॉफिट का पहले एवरेज कर दोगे, ठीक है। और फिर क्या कर दोगे, एवरेज अकाउंटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अभी इतना समझ लीजिए, बाकी एक क्वेश्चन करेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है, ये जो मेथड है तीनों, ठीक है, ये मेथड जो है एफएम जो इनको क्या मानता है, बेकार मानता है। और सबसे बेकार किसको मानता है, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न को, क्योंकि वो तो कैश फ्लो यूज़ नहीं कर रहा है, ठीक है। और बाकी दोनों को भी बेकार मानता है कि नालायक हो तुम, कैश फ्लो जो है वो आज का कैश फ्लो 2 साल बाद का और 5 साल बाद का कैश फ्लो उसको सारों को एक जैसा मान रहे हो, जबकि वो एक जैसे नहीं है। समझ आ रही है, पैसा जितना ज़्यादा जल्दी मिलेगा उतना हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदा है। क्योंकि सपोज आपको, मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं 1 लाख रुपए मुझे आज दिए जाए, और एक मेरे पास ऑप्शन है कि 2 साल बाद दिए जाए, तो जाहिर सी बात है मैं आज लूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि 1 लाख अगर आज मिल जाएंगे तो उस पर मैं इन्वेस्ट करूँगा तो 10% भी ब्याज है, तो अगर 2 साल बाद में कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से 1,21,000 रुपये होंगे 2 साल बाद में। समझ आ रही बात, तो आज के 1 लाख और 2 साल बाद के 1 लाख रुपए बराबर है क्या, नहीं है, ठीक है। तो ये जो है नॉन डिस्काउंटेड वाले, ये इतनी चली नहीं, ठीक है। इनको कहा कि तुम तो नालायक हो, काम के हो नहीं, ठीक है। अब दूसरे जो है वो टाइम एडजस्टेड और डिस्काउंटेड मेथड, उसके अंदर आया नेट प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक, और जो सबसे ज़्यादा यूज होती है और जो सबसे ज़्यादा फेमस हुई, इसने क्या कर दिया, फेमस होने के झंडे गाड़ दिए। इसने कहा कि बस फेमस हूँ तो मैं ही हूँ। क्या है नेट प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक और किस तरीके से होता है, समझिएगा। ये क्या कहता है कि कैश फ्लो जो है वो
अलग अलग टाइम पे, उन सारों की क्या करो, प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करो। हमने कहा प्रेजेंट वैल्यू मतलब कि सपोज 2 साल बाद के 2 लाख रुपए, तो पता करो कि उनकी आज की वैल्यू क्या है, ठीक है। 3 साल बाद का कुछ पैसा पड़ा है तो उसकी भी क्या करो, आज की डेट पे लेके आओ। कोई चौथे साल के एंड पे पड़ा है तो उसको भी क्या करो, आज की डेट पे लेके आओ। कोई 5वें साल के एंड पे पड़ा है तो उसको भी क्या करो, आज की डेट पे लेके आओ। जब सारे कैश फ्लो आज की डेट में आ जाएंगे तब सारों के बीच में क्या किया जा सकता है, कंपैरिजन किया जा सकता है। और जब सारों के बीच में कंपैरिजन किया जा सकता है तब आप कंपेयर कीजिए और बताइए कि आपने जितना पैसा लगाया है आउटफ्लो उससे इनफ्लो ज़्यादा है या कम है। हमने कहा कैसे, तो उन्होंने कहा देखिए भाई साहब, ये आपका प्रोजेक्ट था 4 और 5, ठीक है। और अब आप पता कीजिए कि आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है। इसमें क्या कहा, सबसे पहले क्या पता करो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। हमने कहा कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब कि भाई साहब कहीं से तो पैसा लेके आए हो, हमने कहा लेके आए, तो उसके ऊपर कुछ लग रही है कॉस्ट, हमने कहा लग रही है, तो क्या वो पता करो कि उसके ऊपर कॉस्ट कितनी लग रही है। हमने कहा साहब इसके ऊपर कॉस्ट लग रही है 10%। तो उन्होंने कहा कि पहले तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल पता करो। हमने कहा पता कर लिया, ये हमारी है कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10%। उन्होंने कहा ठीक है, फिर इसके हिसाब से प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर पता कीजिए। हमने कहा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कौन से, उन्होंने कहा कि आपने शायद एफएम की जो है बेसिक्स ऑफ एफएमजे वो क्लासेज नहीं की। हमने कहा सर की है वो तो, ठीक है, अगर नहीं किए तो आप भी कर लीजिएगा। हमने कहा सर की है, तो उन्होंने कहा उसके हिसाब से क्या कीजिए, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर पता कीजिए। हमने कहा अच्छा वो जो 1 साल बाद हो तो 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस r टू द पावर 1, 2 साल बाद हो तो 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस r टू द पावर 2, ऐसे करते हैं वो। उन्होंने कहा, तो हमने कहा कि इसकी तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 0 ईयर पे उसकी तो एक ही होगी क्योंकि तो आज ही है। फिर यहाँ पर कितने होगी, तो 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस r मतलब कि 1.10 की पावर 1, यहाँ कितना हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1.10 की पावर 2, 1 डिवाइडेड बाई 1.10 की पावर 3, 1 डिवाइडेड बाई 1.10 की पावर 4, 1.10 की पावर 5। इस तरीके से प्रेजेंट वैल्यू यूनिट वेक्टर पता करते हैं। हमने कहा हाँ करते हैं सब। कैलकुलेट में कैसे करोगे, अगर कोई कंटिन्यूसली डिवाइड करना हो तो उसको क्या कर सकते हो, 1 डिवाइड 1.1 डिवाइड के बाद के अंदर जो प्रेस करोगे वो कंटिन्यूसली डिवाइड होता जाएगा। और अगर आपके पास कैशियो का या सिटीजन का ओरिजिनल कैलकुलेटर तो उसके अंदर क्या करोगे, पहले जिसको डिवाइड करना है कंटिन्यूसली उसको 1.1 को लिख के और फिर 2 बार डिवाइड वाला बटन है जब प्रेस कर दीजिए तो ऊपर के लिखा हुआ आ जाएगा, और जब के लिखा हुआ आ जाएगा तो वो कंटिन्यूसली डिवाइड होता जाएगा। 1.1 डिवाइड बाय, तो ये यहाँ पर कितना आ गया 0.909, ठीक है, 0.826, 0.751, 0.683, 0.620, ठीक है, ये कर दिया। अब इसके हिसाब से इनकी क्या कर दीजिए, प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर दीजिए। हमने कहा कैसे, तो उन्होंने कहा 1 साल बाद के जैसे 1 लाख होता है तो उसको आप ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर जो है कई बार क्वेश्चन देता है, इसीलिए मैंने बताया क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है जो क्वेश्चन देता है, तब तो उनको डायरेक्ट क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। बाकी जैसे 1 साल बाद के 1 लाख रुपये उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हो, फ्यूचर वैल्यू 1 लाख है तो प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है, फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाई 1 प्लस रेट टू द पावर टाइम, ठीक है। दूसरे साल वालों के कैसे कैलकुलेट करोगे, 2 लाख डिवाइडेड बाय 1.1 के पावर 2, ठीक है। अगर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दे रखे हैं तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का मतलब क्या हो गया, 1 डिवाइडेड बाय 1.1 के पावर 1, तो इनको क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, और अगर ऐसा नहीं करना चाहो तो सीधा भी कर सकते हो। तो ये कितना हो जाएगा 1 लाख इंटू 0.909, तो ये कितना हो गया, सॉरी 1 लाख इंटू 0.909, तो कितना हो गया 90900, ठीक है। ये इस तरीके से आपको क्या मिलेगी, प्रेजेंट वैल्यू। या फिर आप क्या कर सकते हैं, सीधा
1 लाख डिवाइडेड बाय 1.1 तो भी आपको कितना हो जाता 90909, ठीक है। ये फ्रैक्शन में थोड़ा सा चेंज आ सकता है, ठीक है। 1.1 अगर आपके पास ओरिजिनल है तो 1.1 को करके क्या कर दीजिएगा, के कर 2 बार प्रेस कर दीजिएगा तो ऊपर के लिखा आ जाएगा, ठीक है। और अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, 2 लाख डिवाइडेड बाय 1.1 और फिर इक्वल टू 2 बार करोगे तो आपको कितना आ जाएगा, 2 बार हो जाएगा, ठीक है। 2 लाख 1 2 तो इसकी वैल्यू आ गई आपकी 165/89, ठीक है। फिर 1 लाख के लिए 1.1 के साथ 1 लाख 1 2 3 इसकी हो गई 75131, फिर हो जाएगा 2 लाख के हिसाब से 1 2 3 4 136,602 1.1 1 लाख 1 2 3 4 5 62092। जिन्होंने बेसिक्स ऑफ एफएम वाली दोनों क्लासेस सही से देख रखी है उनको तो ये प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने में कोई दिक्कत आएगी नहीं, ठीक है। और अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ देख लीजिएगा, क्योंकि ये सिर्फ इसमें नहीं हर चैप्टर के अंदर आएगा इसका कॉन्सेप्ट। तो आप टोटल प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करें तो 90909 प्लस 165,289 प्लस 75131 प्लस 136,602 प्लस 62092 माइनस 5 लाख, तो प्रेजेंट वैल्यू आ रही है 30,023। इसका मतलब क्या है, ब्याज को पे करने के बाद में, प्रिंसिपल और ब्याज को पे करने के बाद में आपके 30,000 रुपये जो बचेंगे। तो क्या आपको प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना चाहिए क्या? हाँ, प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना चाहिए। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या कहता है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो लेस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, ठीक है। अगर ये आ जाएगा आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू एनपीवी, ठीक है। इफ एनपीवी पॉजिटिव, अगर एनपीवी पॉजिटिव है तो क्या कर दो, अप्रूव कर दो प्रोजेक्ट को। और अगर इफ एनपीवी नेगेटिव तो उसे क्या कर दो, रिजेक्ट कर दो, उसे क्या कर दो, रिजेक्ट कर दो। सेकंड आता है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ये सबसे ज़्यादा फेमस जो है वो दोनों यही है, एनपीवी और आईआरआर। अब आईआरआर वाला कैसे समझिएगा, मैं यहाँ से ले लेता हूँ इसको, ये क्वेश्चन इसी को ले लेते हैं। यहाँ ले लेते हैं। आईआरआर का मतलब क्या है? आईआरआर का मतलब है, आईआरआर मीन्स वो रेट जिससे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो इक्वल हो जाए, उस रेट को हम क्या कहते हैं, आईआरआर, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। मतलब समझिएगा कैसे, हमने यहाँ पर हमें क्या करना होगा, अलग अलग रेट से पता करना होगा। पहले सपोज एट 10% किया, ठीक है, 10% से प्रेजेंट वैल्यू एट 10%, तो 10% के हिसाब से किया तो हमारा, हमको पता था कि ये कितना आ रहा है, 5 लाख आ रहा है। ये कितना 1.1, ये आ रहा है 90,909, 2 लाख 1 2, ये आ रहा है 165,289, 1 लाख 1 2 3
75131। फिर बता रहा हूँ, अगर आपके पास कैश है और ओरिजिनल ये सिटीजन का ओरिजिनल कैलकुलेटर है तो 1.1 को प्रेस कर दीजिए 2 बार, फिर डिवाइड वाला बटन प्रेस कीजिए तो ऊपर के लिखा जाएगा, फिर अमाउंट लिखिए 1 लाख और फिर एक बार डिवाइड करना है तो सीधा इक्वल टू प्रेस कर दीजिए तो हो जाएगा। फिर जैसे 2 लाख को 2 बार करना है तो फिर वापस ऑन वाला बटन प्रेस मत कीजिए, सीधा 2 लाख दबाइए, प्रेस कीजिए और फिर 2 बार इक्वल टू कर दीजिए तो 2 बार डिवाइड हो जाएगा। फिर वापस ऑन वाला बटन प्रेस मत कीजिए, सीधा 1 लाख लिखिए और फिर 3 बार इक्वल टू प्रेस करोगे तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। और फिर 2 लाख 1 2 3 और 4 करोगे तो ये इस 2 लाख की प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी, जो कितनी है 136,602। और फिर 1 लाख की 1 2 3 4 और 5, तो इसकी आ गई है 62092। ठीक है, और ये कितना आया था 30,042 ऐसा कुछ आया था। ठीक है, पॉजिटिव एनपीवी। हमें एक रेट है जो ऐसी लेनी होगी जो पॉजिटिव एनपीवी लाए और एक रेट ऐसी लेनी होगी जो नेगेटिव लेके आए। 10% से तो काम बनेगा नहीं, 10% से तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो है जो इक्वल हो नहीं रही है, तो फिर हमें रेट बढ़ानी पड़ेगी। जैसे जैसे रेट बढ़ाओगे वैसे वैसे एनपीवी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। समझ पा रहे हो बात? क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट का पैसा है जो ज़्यादा जाता जाएगा। अब प्रेजेंट वैल्यू एट 15% किया तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 लाख। ठीक है, 1.15 1 लाख, तो ये कितना हो गया 86,956। और अगर आपके पास ओरिजिनल वाला कैलकुलेटर नहीं है तो उस केस में क्या करो, 1 लाख डिवाइड बाय 1.1 और फिर इक्वल टू एक बार कर दो और वो अमाउंट लिख दो, फिर 2 लाख डिवाइड 1.1 और फिर 2 बार इक्वल टू दबा के 2 बार, सॉरी डिवाइड वाला बटन एक बार सुन लीजिए, सॉरी। अगर आपके पास ओरिजिनल वाला कैलकुलेटर नहीं है तो उस केस के अंदर क्या करोगे, पहले साल की कैलकुलेट करने के लिए 1 लाख, फिर डिवाइड, फिर 1.1, फिर इक्वल टू, तो ये पहले वाले की वैल्यू आ जाएगी। फिर अगर दूसरे साल वाले 2 लाख की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो 2 लाख, फिर डिवाइड, फिर 1.1, फिर इक्वल टू, फिर इक्वल टू। फिर तीसरे साल कैलकुलेट करने के लिए 1 लाख, फिर डिवाइड, फिर 1.1, फिर इक्वल टू और इक्वल टू। ठीक है, 2 लाख 1 2, ये आ गई 151,228। 1 लाख 1 2 3, ये हो गई 65,751। 2 लाख 1 2 3 4, ये हो गई 114,350। 1 लाख 1 2 3 4 5 49717। तो यहाँ आ गई इनकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी आ गई 86,956 प्लस 151,228 प्लस 65,751 प्लस 114,356 प्लस 49717 माइनस 5 लाख, तो कितना आ रहा है माइनस का 31,992। मतलब कि जो आपकी रेट जो है जिससे ये इक्वल हो जाए वो किसके बीच में 10% और 15% बीच में। हमें क्या चाहिए, एनपीवी कितनी चाहिए 0। यहाँ पर पॉजिटिव आ रही है 10% से, 15% से क्या हो रही है नेगेटिव आ रही है। मतलब रेट जो है वो किसके बीच में 10 और 15% के बीच में। तो आप क्या लिखिएगा, इसके लिए फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला बना कैसे वो भी बता देता हूँ। लोअर रेट, ठीक है, 10% प्लस, ठीक है, एनपीवी at lower rate divided by NPV at lower rate minus NPV at higher rate into rate डिफरेंस। फार्मूला बना कैसे मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, अभी एक बार देख लीजिए कैसे ये अमाउंट कैसे कैलकुलेट करें। 10% प्लस एनपीवी एट लोअर रेट कितना है 30,042 डिवाइडेड बाय 30,042 माइनस के 31,992, ठीक है, इंटू 5%। ठीक है, इन पे एक बार परसेंट का साइन है जो मत रखिए, सिर्फ 10 लिखिएगा। ठीक है,
तो ये हो गया 10 प्लस ये हो गया 30042 डिवाइडेड बाय, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 30042 प्लस 31992 कितना हो गया 62034 इंटू 5। तो ये कितना हो गया 30042 डिवाइड बाय 62034 इंटू 5 कितना हो गया 10 प्लस 2.42% मतलब कि 12.42%। यहाँ परसेंटेज सबसे लास्ट में यूज कीजिएगा। सर ये फार्मूला कैसे बना, देखो 10% पे एनपीवी कितनी आ रही है 30,042 और अपने को एनपीवी कितनी चाहिए 0 चाहिए, और 15% पे कितना आ रही है 31,942। ठीक है, तो अपने को पता है कि अगर रेट में 5% इंक्रीज़ करते हैं, अगर रेट में 5% इंक्रीज़ करते हैं तो एनपीवी में कितना डिफरेंस आता है, रेट में अगर 5% आता है तो एनपीवी में डिफरेंस आ जाता है सब 30,042 से पॉजिटिव से 31,992, मतलब कि दोनों मिला के कितना हो गया 31,992 30,042, मतलब कि दोनों में डिफरेंस कितना आ जाता है, डिफरेंस इन रेट कितना है 5, तो डिफरेंस इन एनपीवी पॉजिटिव 30,042 से माइनस 31,962 हो जाती है, मतलब कि टोटल एनपीवी में कितना डिफरेंस आ जाता है 62034। जबकि अपने को एनपीवी में डिफरेंस लाना कितना था, ये 30042 है जो हटाना, मतलब हमें जीरो करना है, तो हमें डिफरेंस कितना चाहिए 30042। ठीक है, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे कि भाई 62034 के डिफरेंस के लिए हमें रेट में कितना चेंज करना पड़ता है 5%। 1 रुपये के डिफरेंस के लिए हमें रेट में कितना डिफरेंस करना पड़ेगा 5 डिवाइडेड बाई 62034। तो हमें 30,042 के डिफरेंस के लिए हमें रेट में कितना डिफरेंस करना पड़ेगा 5 डिवाइडेड बाई 62034 इंटू 30,042। ठीक है, तो यही फार्मूला है। ठीक है, और कुछ भी नहीं, ये इस तरीके से फार्मूले के रूप में आ गया। तो ये 12.42 का मतलब क्या है, मतलब कि इस इंटरनल रेट ऑफ IRR का मतलब क्या, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ये कहता है कि आपका जो आपने पैसा लगाया उस पर रिटर्न कितना परसेंट मिल रहा है, तो ये कहेगा कि 12.42% आपको रिटर्न मिल रहा है। फिर आप प्रोजेक्ट को सेलेक्ट और डिससेलेक्ट कैसे करोगे, तो प्रोजेक्ट को सेलेक्ट और डिससेलेक्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको पता करना होगा कि आपकी IRR जो है वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज़्यादा है या नहीं है, मतलब कि आपको रिटर्न मिल रहा है सपोज 12% और कॉस्ट लग रही 10%, तब तो आप प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करो। अगर आपको रिटर्न मिल रहा है 10% और प्रोजेक्ट की कॉस्ट भी लग रही 10%, तो आप प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करो या नहीं करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपका रेट ऑफ रिटर्न जो है वो 8% और कॉस्ट जो है वो 10%, तो उस केस में प्रोजेक्ट को क्या कर दो, रिजेक्ट कर दो, क्योंकि कॉस्ट जितनी लग रही है उतना रिटर्न आपको मिल नहीं रहा है। ठीक है, तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब क्या है, वो रेट जिससे क्या हो जाए, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो बराबर हो जाए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। वो रेट जिससे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो के बराबर हो जाए, वो रेट है जो क्या करेंगे हम, उसे हम क्या कहेंगे, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, अगर आपकी IRR जो है वो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो ज़्यादा है किससे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, तो क्या करोगे, प्रोजेक्ट को अप्रूव करोगे, आप कहोगे कि भाई साहब इसको काम करेंगे हम। अगर आपकी IRR और COC दोनों बराबर है तो उस केस के अंदर क्या करोगे, आप इंडिफरेंस हो, चाहे करो चाहे मत करो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और अगर आपकी IRR जो है वो कम है, मतलब कि रिटर्न कम मिल रहा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, तो उस केस के अंदर आप क्या कर दोगे, रिजेक्ट कर दोगे। इज इट ओके। ठीक है, तो ये इस तरीके से IRR है। ठीक है, अब दोनों लड़े, कौन, IRR और NPV। IRR कहे मैं बढ़िया और NPV कहे मैं बढ़िया। समझ पा रहे हो बात, IRR क्या बोला कि सुन NPV मैं बढ़िया, और NPV क्या बोला कि मैं बढ़िया। तो फिर दोनों के कोर्ट में कि भाई FM के कोर्ट के अंदर, फाइनेंस मैनेजमेंट के कोर्ट के अंदर कि भाई मैं बढ़िया या ये बढ़िया, तो FM ने कहा, फाइनेंस मैनेजमेंट ने क्या कहा कि NPV तू बढ़िया। IRR गुस्सा हो गया, क्यों, ये क्यों बढ़िया, तो उन्होंने कहा देखो सबसे पहली बात तो जो NPV है वो अमाउंट, वो जो है वो क्या क्या देता है, एग्जैक्ट अमाउंट देता है
कि अगर आप ये प्रोजेक्ट सेलेक्ट करोगे तो आपको इतने रुपए का फ़ायदा होगा, तुम कहते हो 2% का फ़ायदा होगा। समझ पा रहे हो बात, ठीक है। और जिसकी वजह से हमें कोई पता नहीं चलता, ठीक है, कि कितना फ़ायदा होगा। और तुम्हारी वजह से अगर हम तुम्हारे पीछे गए ना तो तुम कभी हमें नुकसान करवा दोगे। इसने पूछा कि क्यों, मैं कैसे नुकसान करवा दूँगा। कि सपोज देखिए एक प्रोजेक्ट है जो 1 लाख है, ठीक है, और उसका फर्स्ट ईयर के एंड पे जो है वो पैसा मिल रहा है सपोज 1,20,000। तो 10% के हिसाब से प्रेजेंट वैल्यू हमारी 10% कॉस्ट ऑफ कैपिटल थी, तो ये 0 ईयर पे इसकी तो प्रेजेंट वैल्यू कितनी आ गई, 1 लाख आ गई। और इसकी 10% के हिसाब से 1,20,000 डिवाइडेड बाय 1.1, तो ये कितना आ गया 10,990 ऐसा कुछ आ गया, ठीक है। तो 9090 ऐसा कुछ हमारी प्रेजेंट वैल्यू आ गई, ठीक है। अभी मैं रफ ही कर रहा हूँ, ठीक है। और एक प्रोजेक्ट था जिस पे क्या है 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट है और वापस मिल रहा है 200, ठीक है। इसकी प्रेजेंट वैल्यू है 10% है, तो 0 और 1, तो ये क्या करेगा, ये तो कहेगा कि 100 गए और 200, तो 200 डिवाइड बाय 1.1, तो ये कितना 181, ठीक है। तो ये क्या कहेगा 81 रुपीज़ जो है वो आपकी क्या है एनपीवी। तो एनपीवी से तो आपको देखते से समझ आ रहा है कि भाई इसको सेलेक्ट करना चाहिए क्योंकि इसमें एनपीवी ज़्यादा बच रही है, ठीक है। लेकिन अगर आईआरआर कैलकुलेट करोगे तो आईआरआर सपोज इसकी सब मान लीजिए लगभग आ रही है, मुझे पता नहीं, मैं ले रहा हूँ अप्रोक्सीमेटली ले रहा हूँ, ठीक है। सपोज इसकी आ रही 30%, तो इसकी कितनी आएगी, लगभग 80-90% आएगी क्योंकि सीधा पैसा डबल हो रहा है, तो 80-90% आएगी। तो आईआरआर तो इसको सेलेक्ट करवा देगा, लेकिन इस प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करेंगे तो फ़ायदा कितने का होगा 81 रुपये का, और इसमें कितना होगा 9090। तो इसने कहा कि पहली बात तो ये सुनो, ये है जो एग्जैक्ट अमाउंट बताता है कितने का फ़ायदा होगा, जो तुमसे पता चलता नहीं, तुम रेट के अंदर आंसर देते हो उससे पता चलता नहीं, ठीक है। उसने कहा ठीक है साहब, एक तो ये चीज़ हो गई। फिर उन्होंने क्या कहा, अगर प्रोजेक्ट लॉन्ग ड्यूरेशन का हो तो भी एनपीवी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तुम्हारा प्रोजेक्ट लॉन्ग ड्यूरेशन का हो तो उसके अंदर फिर दिक्कत आती है। उन्होंने कहा क्या दिक्कत आती है, तो इन्होंने कहा देखो आपकी एक री इन्वेस्टमेंट एजम्पशन है, री इन्वेस्टमेंट एजम्पशन है। हमने कहा री इन्वेस्टमेंट एजम्पशन कैसे, तो उन्होंने कहा देखो एक सेकंड में एक छोटा सा एग्जांपल बना लेता हूँ। 1 2 3 चिट्ठी कहाँ है। सपोज एक प्रोजेक्ट है जो 0 ईयर के अंदर उसमें से जा रहा है 2,48,685, ठीक है। फर्स्ट ईयर के अंदर आ रहे हैं 1 लाख, सेकेंड ईयर के अंदर आ रहे हैं 1 लाख, और थर्ड ईयर के अंदर आ रहे हैं 1 लाख। तो इस केस के अंदर क्या होगा कि भाई 2,48 जा रहे हैं और 3 सालों में 1-1 लाख रुपए आ रहे हैं, ठीक है। तो आईआरआर जब कैलकुलेट करोगे तो आईआरआर क्या आएगी 10% के हिसाब से आएगी। कितने से आएगी 10% के हिसाब से 248,685 और 1.1। थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको समझने में, लेकिन आ जाएगा 90,909 82,644 75 131। तो ये एनपीवी कितनी आ गई 0 आ गई। क्लियर है, एनपीवी कितनी आ गई 0 आ गई आईआरआर। तो ये कहता है कि आईआरआर तुम्हारी एक दिक्कत है। इसने कहा बताओ क्या है, कि तुम्हारी ये दिक्कत है कि तुम क्या मानते हो कि जो आपका कैश फ्लो है वो री इन्वेस्ट आपका आईआरआर से होगा। री इन्वेस्टमेंट जो वो किसके हिसाब से होगा, आईआरआर के हिसाब से होगा। इन्होंने कहा कैसे, उन्होंने कहा देखो सारों को अगर कैश फ्लो को सारों को अगर आप थर्ड ईयर के एंड पे लेके जाओ, ठीक है। हमने कहा लेके गए, चलो ये 248,685 जो इनफ्लो उसको सॉरी आउटफ्लो को छोड़ दीजिए बाकी को, तो ये 1 लाख इस पर क्या मिलेगा 2 साल का ब्याज मिलेगा, पहले साल के एंड पे मिला है तो 1.1 की पावर 2। ये दूसरे साल के एंड पे तो इसकी ब्याज कितना मिलेगा 1.1 की पावर, दूसरे साल के एंड पे तो इस पर ब्याज कितना का मिलेगा 1 साल का मिलेगा, तो इस पर कितना हो जाएगा 1.1 की पावर 1। और ये तीसरे साल के एंड पे तो इस पर ब्याज कितना मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, तो 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 1। इन्होंने कहा कैसे कैसे वापस बताइए। उन्होंने कहा सारे जो इनफ्लो उनको क्या करो थर्ड ईयर पे लेके जाओ, मतलब जब प्रोजेक्ट ख़त्म होता है तब। फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपकी री इन्वेस्टमेंट अप्रोच जो है वो गलत है। उन्होंने कहा कैसे बताओ,
तो उन्होंने कहा सारे कैश फ्लो को पहले क्या करो, लास्ट में लेके जाओ। तो हमने कहा कि भाई ये 1 लाख है, हमारी IRR जो है वो 10% है, तो 10% के हिसाब से पहले साल के लास्ट में मिला है तो बैंक में जमा करवाएंगे IRR के हिसाब से, तो कितना 2 साल का ब्याज मिलेगा, दूसरे साल में मिलेगा और तीसरे साल में मिलेगा, तो मल्टीप्लाई बाय 1.1 की पावर 2। दूसरे साल के एंड पे तो सिर्फ तीसरे साल का ब्याज मिलेगा, और तीसरे साल के एंड पे तो उस पर तो कोई ब्याज मिलेगा नहीं, ठीक है। तो ये तीसरे साल के एंड पे टोटल पैसा कितना हो जाएगा 1.1, ये हो जाएगा 1,10,000 तीसरे साल के एंड तक, और ये हो जाएगा 1,21,000, और ये जो है वो कितना है 1 लाख का 1 लाख। तो ये तीसरे साल पे टोटल इनफ्लो कितना हो गया 1,21,000 प्लस 1,10,000 प्लस 1 लाख 331। इसने कहा कि इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो उन्होंने कहा कि इससे फ़र्क ये पड़ेगा, अब इस 331 की परसेंट वैल्यू कैलकुलेट करो। अब इससे क्या करो 331,000 की परसेंट वैल्यू कैलकुलेट करो, परसेंट वैल्यू ऑफ 331,000। हमने कहा कैसे करेंगे, वो तो यही हो गया 1.1 के पावर 3 कर देंगे, 1.1। अभी आपको थोड़ा सा दिक्कत आ रही होगी, 1, 2 और 3 कितना आएगा परसेंट वैल्यू 248,685 जो आपका आउटफ्लो है। उन्होंने कहा करवा क्या रहे हो, हमें समझ नहीं आया, आपने सारे कैश फ्लो को लास्ट में लेके गए और फिर वापस लेके आए। तो उन्होंने कहा देखो तुम्हारी बेसिक कैलकुलेशन ऐसी है कि तुम्हारे बेसिक नेचर ऐसा है कि तुम क्या करते हो, ये मानते हो, तुम क्या करते हो ये मानते हो कि तुम्हारी जो IRR है उसी के हिसाब से पैसा इन्वेस्ट होगा। मतलब कि जैसे 5 साल का प्रोजेक्ट है तो पहले साल पे जो पैसा मिलेगा, आप ये अपने आप से, आपकी कैलकुलेशन ऐसी है कि आप ऐसा मानते हो कि वो वापस उसी IRR के हिसाब से इन्वेस्ट हो जाएगा, जबकि ऐसा है नहीं। सपोज ऐसा कोई प्रोजेक्ट आज आपके हाथ में लगा जिस पे क्या मिल रहा है आपको 15% का फ़ायदा मिल रहा है, ठीक है। अब पहले साल पे उससे जो पैसा मिलेगा, क्या उस वक्त भी ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी हो जिससे 15% आपको ब्याज मिले, ऐसा ज़रूरी है क्या? नहीं, ज़रूरी नहीं है। समझ आ रही बात? फिर दूसरे साल के एंड पे अगर आपको पैसा मिला है तो आप तो फिर मानोगे कि वो IRR के हिसाब से इन्वेस्ट कर पाएंगे, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो IRR के हिसाब से इन्वेस्ट कर पाएँ, ठीक है। इस वजह से तुम्हारी जो ये री इन्वेस्टमेंट अप्रोच है ना, ये गलत है। तुम ये मानते हो कि तुम्हारा पैसा IRR पे, हर साल जो पैसा मिलेगा वो IRR पे इन्वेस्ट होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं। जबकि NPV बेचारा क्या करता है, हर साल को प्रेजेंट वैल्यू पे ले आ जाता है सीधा, ठीक है। तो उसकी फ्यूचर वैल्यू उससे आगे जाती नहीं है। आपकी कैलकुलेशन ऐसी है, इस वजह से ये दिक्कत होती है। तो इस वजह से भी आप क्या हो, बेकार हो। IRR ने कहा ठीक है मैं बेकार हूँ। IRR गुस्सा होकर चला गया। फिर IRR एक अपना नया रूप लेके आया, जिसे हम क्या कहते हैं, मॉडिफाइड IRR, जिसे हम क्या कहते हैं, मॉडिफाइड IRR। मॉडिफाइड IRR क्या है, उसने कहा कि चलो मेरी री इन्वेस्टमेंट अप्रोच गलत है तो मैं ये मेरा मेथड ही हटा देता हूँ, मैं एक नया मेथड लेके आया हूँ। उन्होंने कहा कैसा, उन्होंने कहा कि ये प्रोजेक्ट था ना 0, 1, 2, 3, 248,685 और 1 लाख और 1 लाख। और आप कह रहे थे कि मेरी दिक्कत ये है कि मैं क्या करता हूँ, पहले साल का जो इनफ्लो मैं उससे ये मानता हूँ वो IRR पे वापस इन्वेस्ट हो जाएगा, और आप कह रहे हो हर बार IRR की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। तो इसने कहा कि आप बताओ किस रेट पे नॉर्मली कितना रिटर्न तो मिल जाएगा। उन्होंने कहा नॉर्मली कॉस्ट ऑफ कैपिटल है अपनी 8%, उतना रिटर्न तो मिल जाएगा। उन्होंने कहा कि एक काम करो, तुम इस सारों को कॉस्ट ऑफ कैपिटल के हिसाब से लास्ट में लेके जाओ। हमने कहा कैसे, उन्होंने कहा एक बार आउटफ्लो को छोड़ दीजिए 248,685, ठीक है, और इन सबको 8% के हिसाब से लेके जाइए। हमने कहा 8% के हिसाब से कैसे, उन्होंने कहा कि आप कह रहे थे IRR के हिसाब से हर बार अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, तो आप बताइए कि कितनी अपॉर्चुनिटी तो कम से कम मिलेगा। हमने कहा 8% तो कम से कम रिटर्न मिलेगा। तो इसने कहा कि 8% के हिसाब से आप इन सबको फ्यूचर वैल्यू पे ले जाइए। हमने कहा ठीक है। 1.08 की पावर 2, 1 लाख इंटू 1.08 की पावर 3। ये 3 मेथड थोड़े से आपके कॉम्प्लिकेटेड लग सकते हैं आपको। सॉरी, ये पहले साल के एंड पे है, उस पर कितने साल का ब्याज मिलेगा, सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया। उस पर कितने साल का ब्याज मिलेगा पहले साल के एंड पे, तो दूसरे साल का और तीसरे साल का, मतलब 1.08 की पावर
टू 1.08 की पावर 1, और तीसरे साल के एंड पे उस पर तो कुछ ब्याज मिलेगा नहीं, तो 1.08 1 लाख। इसकी फ्यूचर वैल्यू 1 लाख, इसकी होगी 1,08,000 और इसकी फ्यूचर वैल्यू होगी 116,640। तो ये हो गया 116,640 प्लस 108,000 प्लस 1 लाख। तो फ्यूचर वैल्यू कितने आ गए? 3,24,640। इन्होंने कहा फिर इसकी क्या कर दीजिए, ऐसी रेट पता कर दीजिए जिससे इसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या आ जाए, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू अपॉन 1 प्लस r टू द पावर n। तो उन्होंने कहा कि ऐसी रेट पता कर दीजिए जिससे ये प्रेजेंट वैल्यू 2,48,685 आ जाए। उन्होंने कहा करवा क्या रहे हो? उन्होंने कहा कि एक काम कीजिए, पहले करते जाइए 324,640 डिवाइडेड बाय 1 प्लस r टू द पावर n कितना है, कितना टाइम है भाई? 3 साल है, तो 3, ठीक है। तो ये इधर हो जाएगा 1 प्लस r टू द पावर 3 इक्वल टू 3,24,640 डिवाइडेड बाय 2 48,685, ठीक है। तो ये हो गया 1 प्लस r टू द पावर 3 इज इक्वल टू 3,24,640 डिवाइडेड बाय 248,685, ये आ गया 1.3054, ठीक है। 1 प्लस r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1.3054 की पावर 3। ये क्या किसी को क्यूब निकालना आता है क्या कैलकुलेटर के अंदर? अगर नहीं आता है तो मैं बता दूंगा, आप चिंता ना करें, ठीक है। लेकिन मैं बता पाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, वो उसमें कुछ 12 बार डिवाइड वगैरह ऐसा कुछ करते हैं, ठीक है। और सपोज ये आ गई 9%, अभी इतना मान लीजिए, बाकी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तब बता दूंगा कि अगर ऐसा आ जाए तो इस सिचुएशन में कैसे कैलकुलेट करते हैं। सपोज ये आ गया 9%। अब हमने कहा यार तुमने कैलकुलेशन करवा दी, इतनी देर होगी कैलकुलेशन करवा रहे हो, करवाना क्या चाहते हो? तो इन्होंने कहा देखो तुम कह रहे थे कि हमारी IRR की दिक्कत ये है कि हम वापस री इन्वेस्टमेंट जो है वो IRR पे मानते हैं। तो आपने कहा उस रेट पे हमने हमारा वापस क्या कर दिया, इन्वेस्टमेंट मान लिया। आपने कहा था 8%, हमने कहा 8% के हिसाब से वापस इन्वेस्ट कर देते हैं। तो 8% के हिसाब से इन्वेस्ट किया, तो ये तीसरे साल के एंड पे सारे मिला के 3,24,000 मिलते हैं। और इस 3,24,000 में अब हमारी जो वापस री इन्वेस्टमेंट वाली जो अप्रोच थी, वो जो गलत थी, वो अब क्या हो चुकी, हट चुकी है। अब क्या वो री इन्वेस्टमेंट वाली गलत अप्रोच बची है क्या? नहीं, क्योंकि री इन्वेस्टमेंट हमने आपकी रेट के हिसाब से कर दिया। उसके हिसाब से जो रेट कैलकुलेट की है, इस रेट को हम क्या कहेंगे? IRR नहीं कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे? मॉडिफाइड IRR। तो ये क्या है? मॉडिफाइड IRR क्या है? ये री इन्वेस्टमेंट अप्रोच को सही करने के लिए IRR की री इन्वेस्टमेंट अप्रोच को करेक्ट करने के लिए ये मेथड बना, ठीक है, के लिए ये मेथड बना, ठीक है। और ये मेथड क्या कहता है कि आप बताओ किस रेट से री इन्वेस्टमेंट होगा, और उस रेट के हिसाब से हम क्या करेंगे, सारी अपनी कैलकुलेशन है जो करके देखेंगे। हमने कहा ठीक है यार, तुमने तो हमारा काम है जो आसान कर दिया, ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद में डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड और डिजायरेबिलिटी फैक्टर या प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स या प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स मेथड, ठीक है। डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड जो है वो क्या कहता है? कुछ भी नहीं, ये तो सारा सेम ही है, ठीक है। यहाँ पर हम क्या कर रहे थे? पे बैक पीरियड कैसा कर रहे थे? सीधा कैश फ्लो का पे बैक कर रहे थे। यहाँ पर हम क्या करेंगे? इस प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से कैश पे बैक पीरियड है जो कैलकुलेट करेंगे। मतलब कि 5 लाख कैलकुलेट वापस लेना है अपने को, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में 90,909, ठीक है, ये मानेंगे, ठीक है। जो प्रेजेंट वैल्यू उसके हिसाब से फर्स्ट ईयर के एंड पे, सेकंड ईयर पे कितना 165,289 मिल जाएंगे। तो सेकंड ईयर के एंड तक 256,198 रिकवर हो जाएंगे। थर्ड ईयर में कितने हो जाएंगे? 75,131। तो थर्ड ईयर के एंड तक कितना हो जाएंगे? टोटल 331,329 जो है वो रिकवर हो जाएंगे। और फोर्थ ईयर के अंदर 136,602 रिकवर हो रहे हैं, मतलब कि +1 136,602। तो फोर्थ ईयर के एंड तक 467 है जो रिकवर हो जाएंगे। फोर्थ ईयर के एंड तक कितना रिकवर हो जाएगा? टोटल 467,931। और फिफ्थ ईयर के
एंड तक जो है टोटल कितना हो जाएगा, प्लस इसमें 62092, तो 5th ईयर के एंड तक कितना हो जाएगा, 53032। तो पे बैक पीरियड जो है वो 4th और 5th ईयर के बीच में। तो 5वें साल के अंदर टोटल कितना रिकवर हुआ है, 62092। और 5th ईयर के अंदर अपने को कवर कितना करना था, 5 लाख में कितने बचे थे, 5 लाख माइनस 467931 कितना बचा था, 32069। सर क्या कर रहे हो, अभी देखिए 62092 ये रिकवर करने के लिए आपको कितने दिन लगते हैं, 360 दिन, ठीक है। तो आपको 32069 को रिकवर करने में कितने दिन लगेंगे, तो 360 डिवाइडेड बाई 62092 मल्टीप्लाई बाय 32069, तो ये कितना हो जाएगा, 360 डिवाइडेड बाय 62092 मल्टीप्लाई बाय 32069, तो कितना 186 डेज। तो आप क्या कहोगे, 4 साल और 186 दिन जो है वो पे बैक पीरियड है। समझ पा रहे हो, पे बैक वाला सेम ही कॉन्सेप्ट है, बस यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्काउंटेड पे बैक कैसे कैलकुलेट करेंगे, पे बैक पीरियड डिस्काउंटेड कैश फ्लो से कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है। फिर डिजायरेबिलिटी फैक्टर या प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, ये तो कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। सेलेक्ट या डिससेलेक्ट कैसे करेंगे, अगर पीआई जो है वो मोर देन 1 है तो सेलेक्ट कर देंगे, अगर इक्वल 1 है तो इंडिफरेंस है, सेलेक्ट करो या नहीं करो। एक है मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो बराबर है, और 1 से कम है इसका मतलब क्या, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो कम है, तो हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। क्लियर है। तो ये है जो आपकी टेक्निक है। आपको मेन जो है वो कॉन्सेंट्रेट जो है वो मतलब मेन जो ज़्यादातर क्वेश्चन पूछेंगे वो किसके पूछेंगे, एनपीवी के पूछेंगे, आईआरआर के पूछेंगे और मॉडिफाइड आईआरआर के पूछेंगे। ठीक है, तो आपको ये जो है सारी चीज़ें समझ आई होगी। ठीक है, और अभी थोड़ा बहुत समझ आया होगा कॉन्सेप्ट, बाकी पूरा 100% आप क्वेश्चन करेंगे तभी समझ आएगा, जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक अपने को ये समझ नहीं आएगा। ठीक है, अब इसके बाद अलावा है कैपिटल बजटिंग अंडर कैपिटल राशनिंग। कैपिटल राशनिंग मतलब क्या हो, जब आपके पास पैसों की कमी हो। कैपिटल राशनिंग मतलब पैसों की कमी चल रही है और आपके पास प्रोजेक्ट आ गए। ठीक है, जैसे आपके पास टोटल पैसा कितना है, 5 लाख रुपए। ठीक है, सपोज आपके पास पैसा कितना है, 5 लाख है। टोटल फंड अवेलेबल, फंड अवेलेबल आपके पास 5 लाख। ठीक है, और आपके पास अपॉर्चुनिटी इस तरीके से, प्रोजेक्ट ए है, प्रोजेक्ट बी है, प्रोजेक्ट सी है, प्रोजेक्ट डी है। प्रोजेक्ट ए में इन्वेस्टमेंट जो है वो 2 लाख है, इसमें इन्वेस्टमेंट जो है वो 3 लाख है, इसमें इन्वेस्टमेंट जो है वो 1,50,000 है, और इसके अंदर प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो 2 लाख 2.5 लाख कर देते हैं। ठीक है, एनपीवी जो है इसमें 40,000 है, इसमें 30,000 है, इसमें 70,000 है, ज़्यादा हो जाएगा, इसमें 60,000 है, इसमें 1 लाख है, और एक ही प्रोजेक्ट है जिसके में इन्वेस्टमेंट जो है वो 2 लाख है और एनपीवी जो है वो माइनस के अंदर 10,000। अब आपके पास पैसा जो है 5 लाख है, तो ये सिचुएशन क्या कहलाएगी, कैपिटल राशनिंग वाली की। कैपिटल आपके पास फिक्स है। ठीक है, अब 5 लाख में से आपको क्या करना है, इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप एनपीवी जो कवर कर सको। तो उस केस के अंदर आप ई में तो कभी भी नहीं करोगे क्योंकि ई का तो एनपीवी नेगेटिव है। अब ए से लेकर डी तक इन्वेस्टमेंट करना है। अब ये हो सकता है कि 2 चीज़ें हो, इंडिपेंडेंट और डिविजिबल हो, और हो सकता है कि नॉन डिविजिबल हो। इंडिपेंडेंट और डिविजिबल मतलब क्या हो
कि चाहो तो आप प्रोजेक्ट को पूरा सेलेक्ट करो और चाहो तो आप प्रोजेक्ट को आधा अधूरा भी सेलेक्ट करो। अगर प्रोजेक्ट डिविजिबल है तो उस केस के अंदर क्या होगा और किस तरीके से होगा देखिए। तो उस केस के अंदर क्या करोगे आप रिटर्न परसेंटेज कैलकुलेट करो। रिटर्न परसेंटेज कैलकुलेट करोगे कि भाई यहाँ 40,000 मिलते हैं कितने पे, 2 लाख पे, तो कितना 20%। 30,000 मिलते हैं 3 लाख पे, कितना 10%। यहाँ कितना मिलता है, 60,000 मिलता है 1,50,000 में, तो 40%। और 1 लाख मिलता है 2.5 लाख पे, तो कितना परसेंट, 40%। समझ पा रहे हो, तो 1 लाख डिवाइडेड बाई 2,50,000 मल्टीप्लाई बाई 100, मतलब 40% मिलता है। फिर आप क्या करो, रैंक दो। रैंक किस तरीके से दो, सबसे ज़्यादा रिटर्न परसेंटेज है उसको पहली रैंक दो। इसको फर्स्ट दे दिया, इसको सेकंड दे दिया, दोनों सेम है, इसको थर्ड दे दिया, इसको फोर्थ दे दिया। अगर डिविजिबल है मतलब आप चाहो तो प्रोजेक्ट पूरे पे इन्वेस्ट करो और चाहो तो इसके पार्ट में भी कर सकते हो। अब आपके पास कितना पैसा है, 5 लाख है, तो पहले आप गए सी के पास और सी में कितना दे दिया, 1.5 लाख दे दिया। अब आपकी जेब में कितने बचे, 5 में से 1.5 लाख है, अब कितने बचे, 3.5 लाख। 3.5 में से फिर क्या करोगे, सेकंड रैंक किसके, डी की, तो उसके पास जाओगे और उसको दे दोगे 2.5 लाख। तो ये हो गया 2.5 लाख, इसको दे दिए, ठीक है। अब कितने बचे, 2.5 और 3 और 4 लाख चले गए। अब कितने बचे आपके पास, 1 लाख रुपए। अब थर्ड प्रोजेक्ट जो है वो कितना है, उसमें इन्वेस्टमेंट कितना चाहिए, 2 लाख, लेकिन आपके पास पैसा कितना बचा है, 1 लाख। तो आप क्या करोगे, डिविजिबल है तो फिर उसमें क्या जरूरी है 100% ही इन्वेस्टमेंट करो, नहीं। तो आप क्या कर दो, थर्ड में क्या कर दो, 50% इन्वेस्ट कर दो। 50% मतलब कितना, 1 लाख, 2 लाख में पूरा 100% है, तो 1 लाख में आपका क्या हो जाएगा, 50% मिल जाएगा। तो 50% मतलब कि 1 लाख रुपए इसमें इन्वेस्ट कर दो, तो टोटल आपके 5 लाख है जो इन्वेस्ट हो जाएंगे। और टोटल एनपीवी कितनी मिलेगी, सी से मिलेंगे 60,000, डी से एनपीवी मिलेगी आपको 1 लाख, और ए से मिलेगा आपको 40,000। पूरे 2 लाख लगाते तो, लेकिन आपने 1 लाख लगाया, 50% लगाया, आपको कितना मिलेगा, 20,000 मिलेगा। ये तो हो गया डिविजिबल वाली केस। और अगर प्रोजेक्ट जो है वो नॉन डिविजिबल है, अगर प्रोजेक्ट जो है वो क्या है, नॉन डिविजिबल है, तो उस केस के अंदर क्या करें, उस केस के अंदर क्या करें, नॉन डिविजिबल वाली अगर सिचुएशन है तो उस केस में प्रोजेक्ट का क्या करें। तो यहाँ ध्यान से समझिएगा। अब सपोज ये ABCD जो है वो डिविजिबल नहीं है, तो फिर आपको क्या करना होगा, मेक कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन बनाइए। कॉम्बिनेशन कैसे, जैसे आप ए में और बी में इन्वेस्ट करोगे तो आपके टोटल 5 लाख ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। सी प्लस डी में इन्वेस्ट करोगे तो 2.5 और 4 हो जाएंगे, लेकिन 1 लाख बचेगा, लेकिन वो कहीं और इन्वेस्ट कर पाओगे क्या, नहीं, ठीक है। आप चाहो तो बी प्लस सी में भी इन्वेस्ट कर सकते हो 3, और ये पहले सीक्वेंस से ही चलते हैं। देखो ए में इन्वेस्ट कर दिया 2 लाख, तो बी में कर सकते हो 3 लाख। ए के साथ आप क्या कर सकते हो, अरे भाई रुक जा, ए के साथ आप सी में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, और ए के साथ डी में इन्वेस्ट कर सकते हो क्या, 2 और 2.5 लाख, हाँ। ए प्लस सी भी कर सकते हो, और ए प्लस बी कर दिया, ए प्लस सी कर दिया, और ए प्लस डी भी कर सकते हो। अब बात करते हैं बी प्लस सी कर सकते हो क्या, 3 प्लस 1.5 4.5 सही है। बी प्लस डी कर सकते हो क्या, 3 और नहीं, 5 लाख है ही नहीं, तो बी प्लस डी तो होगा नहीं, ठीक है। और सी प्लस डी किया जा सकता है क्या, सी प्लस डी किया जा सकता है, क्योंकि 1.5 और 2.5 अपने पास 3 और 4 लाख हो रहे हैं, ठीक है। और हर कॉम्बिनेशन की क्या करो, एनपीवी टोटल करो। ए प्लस बी में कितना, ए का 40,000 और बी का 30,000, कितना हो गया, 70,000। और ए और सी अगर करते हो तो 40 और 60, 1 लाख रुपए की एनपीवी रिसीव होगी। ए और डी अगर करते हो तो 1 लाख और 40,000, मतलब कि 1,40,000 रिसीव होंगे, ठीक है। बी और सी अगर करोगे तो 30,000 और 60,000, कितना होगा, 30 और 60, 90,000। बी और डी तो होगा नहीं, और सी और डी अगर करते हो तो 60,000 और 1 लाख, कितना, 1,60,000।
सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एनपीवी वाला जो कॉम्बिनेशन है उसको सेलेक्ट कर दो, तो सी और डी। क्यों? क्योंकि यहाँ नॉन डिविजिबल है तो आप पार्ट में कर नहीं सकते, तो आपको कॉम्बिनेशन, यहाँ कुछ पैसा है जो हो सकता है कि आपका बचे भी। सी और डी में करोगे तो 2, 3 और 3.5 लाख इन्वेस्ट हुए, बाकी 1.5 लाख आपके पास पड़े रहेंगे। क्लियर है? फिर ये क्वेश्चन आता है कि प्रोजेक्ट विथ अनइक्वल लाइफ, एक ये छोटा सा कॉन्सेप्ट हो रहा है। प्रोजेक्ट विथ अनइक्वल लाइफ मतलब सपोज ये आपके 2 प्रोजेक्ट है ए और बी, इनकी एनपीवी जो है इसकी है 40,000 और इसकी है 60,000, और लाइफ जो है वो इसकी 4 ईयर है और इसकी 4 ईयर। किसको सेलेक्ट करोगे? जाहिर सी बात है अगर दोनों म्यूचुअल एक्सक्लूसिव मतलब एक को अगर करोगे तो दूसरे को छोड़ना पड़ेगा। तो अगर म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है तो ए और बी में से आप किसको सेलेक्ट करोगे? बी को सेलेक्ट करोगे। ठीक है। अगर इनकी लाइफ ऐसी है कि इसका 4 साल है और इसका 3 साल है, तो जाहिर सी बात है इसमें और लाइफ कम है और एनपीवी ज़्यादा है, तो भी आप क्या करोगे? बी को सेलेक्ट करोगे। ठीक है, इसमें भी बी को सेलेक्ट करोगे। लेकिन अगर लाइफ सपोज ऐसा है कि इसकी 4 साल है और इसकी 5 साल है, तो उस केस के अंदर क्या करें? ठीक है, ये 4 साल में 40,000 कमा रहा है और ये 5 साल में 60,000 कमा रहा है। ठीक है, तो क्या इनका कंपैरिजन किया जा सकता है क्या? नहीं, क्योंकि ये 4 साल में कमा रहा है और ये 5 साल में कमा रहा है, तो इनका कंपैरिजन क्या ऐसा कर दे क्या? 40,000 डिवाइडेड बाई 4 और 60,000 डिवाइडेड बाई 5 कि पर ईयर ये कितना कमा रहा है? 40,000 डिवाइडेड बाई 4 कितना? 10,000, और ये कितना कमा रहा है? 60,000 डिवाइडेड बाई 5 पर ईयर कितना कमा रहा है? 12,000, और इसको सेलेक्ट कर दें। लेकिन उन्होंने कहा अगर आपने ऐसा कर दिया तब तो फिर आपने टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कॉन्सेप्ट को क्या कर दिया? पूरा का पूरा आग लगा दी। समझ पा रहे हो? उन्होंने कहा कैसे? उन्होंने कहा कि यहाँ पर 4 साल और 5 साल वैसे नहीं है कि हर साल बराबर नहीं है, हर साल जो उसकी वैल्यू अलग अलग है। हमने कहा कैसे? अगर 10% है तो पहले साल की वैल्यू फर्स्ट ईयर के एंड पे 0.909 है, सेकंड ईयर के एंड पे 0.826 है, तो हर साल की वैल्यू अलग अलग है। तो हमने कहा तो सर क्या करें, कैसे करें? तो उन्होंने क्या कैसे करो कि भाई एनपीवी डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर से डिवाइड करो। हमने कहा कैसे कि देखो पहला प्रोजेक्ट है जो 40,000 और ये कितने साल में? 4 साल में। ठीक है, तो उसने कहा कि पहले आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल पता करो। हमने कहा ये लो कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो हमारी 15% है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि 15% के हिसाब से ये 4 साल का, तो 4 साल के प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर पता करो। हमने कहा प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर कैसे? उन्होंने कहा कि आपने जो बेसिक्स ऑफ एफएम की क्लास जो की थी उसके अंदर समझाया था वो। हमने कहा अच्छा 1 डिवाइडेड बाय 1.15 1 2 3 4 और 5, ये तो हो गई 5 सालों की अलग अलग। ठीक है, और अपने को यहाँ पर क्या करना? प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर मतलब कि इनको क्या करना? टोटल करना है। तो जीटी का बटन प्रेस कर दीजिएगा, तो ये कितना आ जाएगा? 3.3522। ठीक है, समझ लीजिएगा वापस। प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर कैसे कैलकुलेट करोगे? 1 डिवाइडेड बाई 1.15 एक बार करोगे तो पहले साल क्या आ जाएगी, फिर इक्वल करोगे दूसरे साल वाली वैल्यू आ जाएगी, फिर करोगे तीसरे साल वाली, फिर करोगे तो चौथे साल वाली। लेकिन एन्युटी फैक्टर के लिए तो बीच में प्लस का साइन होता है, सारों का टोटल करना होता है। जीटी का मतलब होता है जब जब आपने इक्वल प्रेस किया तब तब जो जो स्क्रीन पे लिखा था उन सब का क्या कर देगा? टोटल कर देगा। तो आपने क्या किया? अगर नॉर्मल कैलकुलेट है तो 1 डिवाइडेड बाई 1.15 इक्वल टू 4 बार किया और जीटी कर दिया, तो आपको क्या हो जाएगा? प्रेजेंट वैल्यू यूनिट फैक्टर आ जाएगा। और अगर आपके पास दूसरा कैलकुलेटर है ओरिजिनल वाला, तो उसके इसके अंदर 1.1 डिवाइड 2 बार करोगे तो आपके ऊपर के लिखा जाएगा, फिर 4 बार इक्वल करो 1 2 3 4 और फिर जीटी कर दीजिए। समझ पा रहे हो? ठीक है, तो ये इसकी प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर आ गई 40,000 डिवाइडेड बाय 3.3522। तो ये आ गया आपका 11932। और वैसे वैसे सेकंड वाले का करो 60,000 डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। दूसरा तो कितने साल का है? 6 साल का है, सॉरी 5 साल का है, तो 5 साल की प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर करो। 1 2 3 4 5 जीटी। 1 सेकंड ना 1.15 1 2 3 4 जीटी, सॉरी ये 2.85 था, ये
ये है जो 3.3522 है, ये है 3.3522 और ये है 2.8549। तो ये जो है आएगा 40,000 डिवाइडेड बाय 2.8549, ये आ जाएगा 14,010 और ये आ जाएगा 60,000 डिवाइडेड बाय 3.3522, ये आ जाएगा 17,898। ठीक है, और फिर जो ज़्यादा उसको सेलेक्ट कर दो। हमने कहा सर ऐसा क्यों किया? उन्होंने कहा देखो, जब आपने इनकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट की होगी तब आपने क्या किया होगा, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से किया होगा। तो अब आप जब इक्वल कैश फ्लो कैलकुलेट करोगे, एनुअल इक्वल कैश फ्लो, एनुअल इक्विवेलेंट कैश फ्लो, हर साल के बराबर कैश फ्लो की हर साल कितने कितने के बराबर आएगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये इस तरीके से कैलकुलेट करना पड़ेगा। हमने कहा इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो उन्होंने कहा देखो 14010 ये जो है आपने किया है 1 2 3 और 4, इन सब के प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करो। हमने कहा ये तो कर लेंगे 1.15 से करना है, तो 14010 डिवाइड बाय 1.15 और फिर 1 2 3 4 और जीटी कितना आ रहा है 40,000। मैंने कहा बस यही तो कह रहा था, ये 40,000 का मतलब मंथली एनुअली 10,000 नहीं है, क्योंकि अगर एनुअली 10,000 होंगे तो इनकी प्रेजेंट वैल्यू 40,000 कभी होगी नहीं, और ये तो 40,000 तो प्रेजेंट वैल्यू है। अगर 14010 अगर मिलता है एनुअली तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है 40,000 है। हमने कहा अच्छा मतलब ये तो वो 5 साल वाला उसकी भी वही होगी। उन्होंने कहा चेक कर लो, 17898 कर दो, 17898 डिवाइडेड बाय 1.15 और 1 2 3 4 5 जीटी करो, कितना आ रहा है? उन्होंने कहा साहब 60,000 आ रहा है। तो उन्होंने कहा देखो कि आप 17,898 रुपये हर साल कमाओगे तो आपकी उनकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी होगी 60,000। तो आप सीधा ऐसा मत कर दीजिए 60,000 डिवाइडेड बाय 5 12,000, क्योंकि 12,000 अगर 5 साल अगर कमाओगे तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू आपकी ये 60,000 होगी नहीं। तो इसके लिए आपको अगर ये अनइक्वल लाइफ है तो डिवाइड बाय सीधा नंबर ऑफ ईयर से नहीं करना होगा, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर से करना होगा। तो इसके साथ आपके जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन के कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट होते हैं। ठीक है, आप इनको एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, और ये नोट्स वगैरह जो है वो मैं शेयर कर दूंगा, जैसे ही क्लासेस कंप्लीट होगी मैं टेलीग्राम पे आपको शेयर कर दूंगा। ठीक, तो उसकी आप चिंता करें नहीं। और क्लासेज अगर पसंद आ रही है तो अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें। ठीक है, और कल अपन इसके क्वेश्चन कर लेंगे। एक बार आप इसके कॉन्सेप्ट को वापस और ध्यान से और गहराई से समझ लीजिएगा, और कोई डाउट आ रहे हैं तो वो कमेंट के अंदर बताइएगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो थोड़ा, और अगर टाइम वैल्यू ऑफ मनी चैप्टर आपने सही से नहीं पढ़ा है ना तो फिर ये चैप्टर आपको समझ नहीं आएगा, और एफएम का काफ़ी सारा पोर्शन आपका चला जाएगा। इसीलिए अगर आपने बेसिक्स ऑफ एफएम करके मैंने 2 क्लासेज अपलोड किए वो ज़रूर देखिएगा, ये मेरे रिक्वेस्ट है आपको हाथ जोड़ के। ठीक है, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा अगर आपको पसंद आ रहा है तो। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं कल। इसके क्वेश्चन करेंगे तो और ज़्यादा चैप्टर जो क्लियर होगा। अभी अगर आपको 70-80% समझ आया तो फिर आप खुश हो जाइए, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अभी तक हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा और जब तक क्वेश्चन करेंगे नहीं तब तक कॉन्सेप्ट पूरा जो अच्छे से समझ आएगा नहीं। तो हम जैसे इसके क्वेश्चन करेंगे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।